अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ एक फुल कोर्स CSS का सिर्फ 2 घंटे में, जहां हम स्टेप बाय स्टेप CSS सीखने वाले हैं बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली तरीके से। अब CSS क्या होती है? CS का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, और इसका काम होता है HTML पेजेस को स्टाइल करना, यानी कलर्स, फॉन्ट्स, लेआउट, स्पेसिंग वगैरह सेट करना। अगर आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं या वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं तो CSS सीखना जरूरी है। HTML आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होती है, और लेकिन CSS उस स्ट्रक्चर को सुंदर और यूजर फ्रेंडली बनाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको HTML की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं ऑलरेडी इस चैनल पर HTML का फुल कोर्स अपलोड कर चुका हूँ। 2 घंटे का कंप्लीट गाइड है विद PDF नोट्स और प्रैक्टिस फाइल्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे जरूर चेक करना, उसके बाद आप CS को इजीली समझ पाएंगे। इस CSS कोर्स में आपको मिलेगा PDF नोट्स या फिर हैंडबुक कह लो, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होंगी, और प्रैक्टिस फाइल्स भी आपको मिलेंगी ताकि आप हर चीज खुद भी ट्राई कर सको। रियल एग्जाम्पल्स और लाइव कोडिंग, जिससे आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों समझ आए। और साथ ही साथ हम कोर्स के स्टार्ट में कुछ बेसिक CS प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे कलर, टेक्स्ट या बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज करते हैं, फॉन्ट साइज मतलब टेक्स्ट का साइज कैसे सेट करना है, फॉन्ट फैमिली मतलब डिफरेंट फॉन्ट्स और कैसे यूज करते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी पावरफुल चीजें जो आपके एक कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपर बनाने में हेल्प करेंगी। तो अगर आप CSS में सीरियस हो सीखने में तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हर पार्ट को साथ साथ इम्प्लीमेंट करना, ताकि आप सिर्फ देख ना रहे हो, एक्चुअली सीख भी रहे हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा फुल CSS कोर्स, वो भी 2 आवर्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's start our CSS कोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना CSS कोर्स बाय कोड विद रियान। और एक बात बता दूं, स्टार्टिंग में ही PDF नोट्स प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके उठा लो, वरना पैसों के ना हो जाए। मजाक करना, पैसों के नहीं होंगे, लेकिन उठा लो ताकि आपको हर वक्त याद रखे आपने ये कोर्स किससे सीखा है। तो यहाँ पे हम लोग CSS के बारे में आपको बताएंगे। इस कोर्स में आपको बहुत सी चीज़ें कवर करूंगा। आपको जैसे कि इंट्रोडक्शन में ही बता दिया हम लोग क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बता देता हूँ। हम इसमें CSS के एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, CSS के सिंटैक्स, CSS के अंदर कॉमेंट्स कैसे डिफाइन किया जाता है, और हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और हैंडबुक प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन के अंदर विद टेक्स्ट एडिटर, कौन सा टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। एंड इसमें आपको HTML की बेसिक नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इसमें HTML की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको HTML की बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, मतलब आप इसमें थोड़ा अटकोगे। अगर आपको HTML के बारे में पूरा पढ़ना है तो आप मेरा कोर्स डिस्क्रिप्शन से उठा सकते हो, और उस कोर्स वो 2 आवर्स का कोर्स है तकरीबन। उसमें मैंने आपको हर चीज़ बताई है HTML कोर्स के बारे में कि HTML में होता क्या है, क्या होता है, सब मैंने बताया हुआ। और उस कोर्स में भी PDF हैंडबुक भी प्रोवाइडेड की गई हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा HTML कोर्स का, तो आप उसको जाके एक्सेस कर सकते हो। तो और देख भी लेना, फिर इस पे आना, क्योंकि जिसको HTML की बेसिक नॉलेज नहीं आती है वो इसको कंटिन्यू ही नहीं कर सकता CSS के कोर्स को, क्योंकि इसमें हम लोग HTML का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, मतलब HTML के फाइल के अंदर ही CSS के कोड लिखेंगे। तो आपको बड़ा ज़रूरी है CSS को HTML के बेसिक नॉलेज, जैसे कि H1 टैग, P टैग, ये सब। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं अपने पहले पेज से। तो हम लोग CSS का फुल कोर्स बाय कोड विद रियान। तो सबसे पहले हम लोग चले जानते हैं। देखें अब CSS का काम क्या है, वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है,
अब ये सब हम जान लेते हैं। अब देखें CSS किस लिए काम आता है। CSS यूज होता है कंट्रोल करने के लिए स्टाइल ऑफ अ वेब डॉक्यूमेंट इन अ सिंपल एंड ईजी वे। सही है, मतलब CSS जैसे कि आप HTML में जब बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हो तो बेसिक स्ट्रक्चर स्टाइल हुआ होता है, वो सेंटर में आए हुए होते हैं, टेक्स्ट कलर में आए हुए होते हैं, पीछे बैकग्राउंड के इमेजेस आई हुई होती हैं, उसमें एनिमेशंस आई हुई होती हैं, हावर्स आए हुए होते हैं, बटन्स डिजाइन हुई हुई होती हैं ब्यूटीफुल तरीके से, वो CSS के थ्रू होती हैं। मतलब CSS जो स्टाइलिंग होती है ना आपके वेब डॉक्यूमेंट की सिंपल और इजी वे में, CSS उसको कंट्रोल करता है। अब देखें CSS का फुल फॉर्म क्या है, अब लोग सोच रहे होंगे। देखें CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब C का मतलब कैस्केडिंग, S का मतलब स्टाइल, एंड एक और S होता है इसमें, इसका मतलब है सीट्स, इस कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। देखें इस ट्यूटोरियल में हम कवर्स करेंगे हमने दोनों वर्जन, CSS 1 का भी वर्जन हम कवर करेंगे, CSS 2 का भी हम कवर करेंगे, मतलब हम दोनों वर्जन कवर करेंगे इस ट्यूटोरियल में। और हम गिफ्ट करेंगे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग वो भी CSS की, और हम स्टार्टिंग करेंगे फ्रॉम इट्स बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट्स, मतलब हम स्टार्टिंग करेंगे इसके बेसिक से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट्स। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाएंगे। ऑडियंस, दिस ट्यूटोरियल आपको हेल्प करेगा बोथ स्टूडेंट्स एज वेल एज प्रोफेशनल्स who want to make their website or personal blogs more attractive। मतलब ये ट्यूटोरियल बोथ के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी है, प्रोफेशनल्स के लिए भी है, जिनको सब आता है उनके लिए भी है। अगर आप चाहते हो अपनी वेबसाइट और अपनी जो ब्लॉग्स हैं उनको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना। यू शुड बी फैमिलियर विथ, आपको कुछ चीज़ों के साथ फैमिलियर होना चाहिए, मतलब कुछ चीज़ें आनी चाहिए अगर आपको एक कोर्स स्टार्ट करना है। बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग यूजिंग कोई से भी टेक्स्ट एडिटर, कैसे आप क्रिएट करते हैं डायरेक्टरीज और फाइल्स, कैसे आप नेविगेट करते हैं थ्रू डिफरेंट डायरेक्टरीज। आपको इंटरनेट ब्राउजिंग के बारे में पता होना चाहिए, यूज़ करते हुए पॉपुलर ब्राउजर जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स। ये डेवलपिंग करता है सिंपल वेब पेजेस जैसे कि HTML या फिर XHTML। ओके, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इफ़ यू आर न्यू टू HTML, अगर आप नए हो HTML और XHTML पे, तो आप सजेस्ट करोगे यू टू ग्रो थ्रू ऑन HTML। ओके, मतलब अगर आप HTML और XHTML में भूल गए हो या कौन से स्टार्ट करूं, तो मेरे हिसाब से गो ऑन करो विद HTML के साथ, और HTML का कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना CSS का कोर्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिखा देता हूं मैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट, ये रही पूरी टेबल ऑफ कंटेंट, क्या क्या आपको इस कोर्स में पता करने वाले हैं। व्हाट इज CSS, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे CSS ओवरव्यू से। अभी हमारा जो टॉपिक है, अभी तो मैं आपको ऐसे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ क्या क्या आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। इसमें फिर पहले हमारा टॉपिक शुरू होगा CSS ओवरव्यू के नाम का, जिसमें आपको ये से बताएंगे। फिर CSS सिंटैक्स का, जिसमें आपको सारे सिंटैक्स बताऊंगा मैं। और मतलब मैं अलग अलग नहीं कर रहा, मतलब मैं टाइप सेलेक्टर्स का अलग बताऊँ ये वो, मतलब मैं सिंटैक्स के अंदर जितने भी सिंटैक्स हैं वो बता रहा हूँ, इंक्लूजन के अंदर जितने भी हैं वो सब बता रहा हूँ। फिर हमारा ये वाला टॉपिक स्टार्ट होगा, फिर ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो सब मैं आपको 1 बाय 1 बताऊँगा। सही है, तो चलें ये सब हमारा हो गया। तो अब चलें अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आपको इंट्रोडक्शन दे दिया इस कोर्स में हम क्या क्या आपको बताने जा रहे हैं सब कुछ। तो सबसे पहले टॉपिक के चलते हैं CSS ओवरव्यू, मतलब इसमें आपको बताऊंगा CSS क्या है, CSS के एडवांटेजेस, सब कुछ। अब देखें CSS क्या है। CSS मीन्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये फॉर्मली रेफर्ड करता है टू अ CSS, एक सिंपल डिजाइन लैंग्वेज है जो इंटेंडेड करती है टू सिंप्लीफाई प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेब पेजेस प्रेजेंटेबल। मतलब ये क्या करती है, ये आपके एक सिंपल डिज़ाइन लैंग्वेज को, मतलब जो आपका सिंपल डिज़ाइन होता है, सादा सा डिज़ाइन होता है, उसको प्रोसेस करता है, मतलब उसको अच्छा बनाता है अपने स्टाइलिंग के थ्रू, और ताकि आप उसको रिप्रेजेंटेबल करो, मतलब आप उसको प्रेजेंट कर सको अपने वेब पेजेस को। देखें CSS हैंडल्स करता है द लुक और फील, वो भी पार्ट ऑफ अ वेब पेज यूजिंग करते हुए CSS। यू कैन कंट्रोल, आप कंट्रोल कर सकते हो CSS के थ्रू कलर, मतलब अपने जो वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है उसका
आप कंट्रोल कर सकते हो कलर ऑफ द टेक्स्ट, स्टाइल कर सकते हो फॉन्ट्स, और आप बीच में स्पेस भी दे सकते हो पैराग्राफ के, और हाउ कॉलम्स आर साइज, मतलब आपके जो कॉलम्स हैं कैसे साइज होंगे और लेड आउट होंगे, जैसे कि कौन सा बैकग्राउंड इमेजेस या पे कलर्स यूज हो जाएगा, एज वेल एज वेराइटी ऑफ अदर इफेक्ट्स। ओके, ऐसे ये कंट्रोल करता है CSS, मतलब आप कौन सा बैकग्राउंड इमेज या कलर यूज करना चाहोगे। देखिए CSS एक आसान, easy to learn and understand, but it provides a powerful control over the presentation of an HTML document. Most commonly, CSS is combined with a markup languages HTML और XHTML। मतलब CSS एक आसान लैंग्वेज है पढ़ने के लिए, मीन्स अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन ये प्रोवाइड करती है एक बहुत ताकतवर कंट्रोल, वो भी प्रेजेंटेशन पे। मतलब आपने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया, तो आप जैसे CSS ऐड करोगे ये एक बहुत ताकतवर कंट्रोल बना देगी आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर, वो भी ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। ये मोस्ट कॉमनली, बहुत कॉमनली CSS कंबाइन होता है विद अ मार्कअप लैंग्वेज, जैसे कि HTML या फिर XHTML। एडवांटेजेस वो भी CSS के देखें, CSS सेव्स करता है टाइम, आप राइट करते हैं CSS वंस एंड देन रीयूज करते हो अपनी सेम सीट इन मल्टीपल। ये मैं आपको एडवांटेजेस बताऊँ CSS के, मतलब आप CSS के साथ सेव कर सकते हो अपना टाइम। कैसे? मतलब आप जब राइट करते हो ना CSS के वंस एंड देन आप रीयूज करते हो अपने सेम सीट को मल्टीपल दफ़ा। HTML पेजेस, यू कैन डिफाइन अ स्टाइल, मतलब आप स्टाइल डिफाइन कर सकते हो फॉर ईच HTML एलिमेंट पे, और अप्लाई कर सकते हो इट टू एज मैनी वेब पेजेस एज यू वांट। मतलब आप HTML के अंदर स्टाइल डिफाइन करके अपने HTML एलिमेंट के अंदर स्टाइल डिफाइन करके आप उसके अंदर CSS के कोड लिख सकते हो। ओके, इट हैज़ मैनी वेब पेजेस एज यू वांट, मतलब आप जितने एलिमेंट पे करना चाहो आप कर सकते हो। पेजेस लोड फास्टर, देखें अगर आप यूजिंग कर रहे हो CSS, सो यू डू नॉट नीड टू राइट HTML टैग एट्रीब्यूट्स एवरी टाइम, मतलब आपको फिर HTML टैग एट्रीब्यूट्स को लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। जस्ट आपने राइट करना है वन CSS रूल, एक CSS रूल आपने लिखना है ऊपर टैग, और फिर आपने अप्लाई टू ऑल द ऑकरेंसेस, वो भी टैग के। सो लेस कोड, मतलब लेस कोड का मतलब है फास्टर डाउनलोड टाइम्स, ईजी मेंटेनेंस। देखिए टू मेक अ ग्लोबल चेंज, अगर आपने मेक करना है ग्लोबल चेंज, आप सिंपली चेंज कर सकते हो अपना स्टाइल, वो भी सारे एलिमेंट्स का, वो भी सारे वेब पेजेस में, और विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली। सही है, ये एक इजी मेंटेनेंस दी। आप सुपीरियर स्टाइल्स टू HTML, देखें CSS के पास मच वाइडर एरे होता है, वो भी एट्रीब्यूट्स का, जो HTML। सो यू कैन आप गिव कर सकते हो एक फार और एक बेटर लुक टू अपने HTML पेज पे इन कंपैरिजन टू HTML एट्रीब्यूट्स। मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी, मतलब स्टाइल चीज आपको अलाउ करते हैं आपके कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए फॉर मोर, जैसे कि वन टाइप ऑफ डिवाइस बाय यूजिंग HTML डॉक्यूमेंट डिफरेंट वर्जन्स ऑफ अ वेबसाइट, जो प्रेजेंटेड करते हैं फॉर हैंडलेड डिवाइसेस जैसे कि PDF, सेल फोन्स, और फॉर अ प्रिंटिंग। मतलब आप मल्टीपल डिवाइसेस में भी आप CSS जैसे ही लगाओगे ना, तो अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हो और आप CSS उसमें लगाते हो, तो CSS के थ्रू आप उस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हो, जो मल्टीपल डिवाइस में रन हो सकती है, जैसे कि iOS और एंड्रॉयड, आईफोन, मोबाइल फोन्स, और ले लो टैबलेट्स, इन सब में। सही है। ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड्स, नाउ जो हमारा HTML एट्रीब्यूट है वो बीन डिप्रिकेटेड होता है एंड इट इज बीन रिकमेंडेड टू यूज, आप यूज कर सकते हो CSS। सो इट्स गुड आइडिया, ये बहुत एक अच्छा आइडिया है, आप स्टार्ट करो यूजिंग CSS इन ऑल द वेब HTML पेजेस टू मेक देम कंपेटेबल विद फ्यूचर ब्राउजर्स। तो इसमें मैंने आपको बस CS के बारे में बताया कि CSS है क्या, ये कोई चैप्टर नहीं था, बस इसमें आपको CSS के बारे में बताया, कोई चैप्टर वैप्टर नहीं था, बस एक सिंपल से मैंने आपको ये सब बताया कि CSS है क्या, ये सब मैंने आपको बताया है। अब हमारा जो मेन चैप्टर है वो स्टार्ट होगा CSS ओवरव्यू। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा CSS ओवरव्यू। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अब हम लोग कोड भी करेंगे। सही है। Who creates and maintains CSS? देखें CSS is created and maintained through a group of people within the W3C called CSS। मतलब CSS मतलब क्रिएट किसने किया CSS और कौन मेंटेन करता है CSS को। देखें CSS क्रिएटेड और मेंटेन करता है थ्रू अ ग्रुप, एक ग्रुप होता है बंदे का
वो नाम है उसका W3C, ये कहलाता है CSS। ओके, ये वर्किंग करता है ग्रुप, द CSS वर्किंग ग्रुप, ये क्रिएट करता है एक डॉक्यूमेंट और इसका नाम होता है कॉल्ड स्पेसिफिकेशंस। जब आपका स्पेसिफिकेशन हैज बीन डिस्कस, आपकी जो ऑफिशियली आपकी रेटिफाइड है ना बाय द W3C मेंबर्स, ये बिकम्स बन जाता है एक रिकमेंडेशन। दिस रेटिफाइड स्पेसिफिकेशंस आर, ये जो रेटिफाइड स्पेसिफिकेशन होती है ना, ये कहलाती है रिकमेंडेशंस, क्योंकि जो W3C है ना उसके पास नो ओवर कंट्रोल, हैज नो ओवर W3C के पास का W3C के पास नहीं कंट्रोल ओवर होता है। नाउ द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन वो भी लैंग्वेज के इंडिपेंडेंट कंपनीज और जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो क्रिएट करती हैं दैट सॉफ्टवेयर। नोट दैट जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है ना और W3C, मतलब इसका फुल फॉर्म है ओके W3C का, ये ग्रुप है जो मेक्स करता है रिकमेंडेशंस अबाउट कैसे आपका इंटरनेट वर्क्स करता है और कैसे ये इन्वॉल्व होता है, इट्स विल इन्वॉल्व। नाउ CSS वर्जन्स, अब इसमें हमने जान लिया CSS, व्हाट इज CSS। अब CSS वर्जन्स के बारे में जानते हैं। ये CSS ओवरव्यू के चैप्टर के अंदर ही हम जान रहे हैं CSS वर्जन्स के बारे में। देखिए कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स लेवल 1 मतलब CSS1, ये केम आउट किया था बाय W3C एज अ रिकमेंडेशन, वो भी दिसंबर में 1996 में। ये वर्जन डिस्क्राइब्स किया गया था CSS लैंग्वेज में एज वेल एज अ सिंपल विजुअल फॉर्मेटिंग मॉडल, वो भी सारे HTML टैग्स के लिए। CSS2 फिर आया जो बिकेम हुआ W3C रिकमेंडेशन। जो हमारा जो आया था ना CSS1, ये आया था 1996 में, और फिर हमारा CSS2 आया और ये बिकेम किया W3C रिकमेंडेशन। एंड ये कब आया, ये आया मई 1998 में, और ये बिल्ड्स किया, इसने बनाया CSS1 पे। दिस वर्जन एड्स, ये वर्जन एड्स करता है सपोर्ट फॉर मीडिया स्पेसिफिक स्टाइल शीट, जैसे कि प्रिंटर्स, ओरल डिवाइसेस और ले लो डाउनलेबल फॉन्ट्स, एलिमेंट, पोजिशनेबल टेबल्स लाइक दिस। सही है। CSS जो है ना कॉम्प्रोमाइज करता है वो भी स्टाइल रूल्स जो इंटीग्रेटेड करता है बाय द ब्राउजर, और ये अप्लाइड करता है टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। देखें जो स्टाइल रूल है वो मेडअप करती है 3 पार्ट्स के ऊपर, सिलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू। देखें सिलेक्टर एक HTML टैग है जो एट विच आपकी जो स्टाइल है वो अप्लाइड होती है। ये कुड बी एनी, ये कुछ भी हो सकती है, जैसे कि H1 हो सकता है, टैग हो सकता है, HTML हो सकता है, टेबल हो सकता है और etc। ये सिलेक्टर कहलाते हैं। अब प्रॉपर्टी, देखिए प्रॉपर्टी एक टाइप ऑफ एट्रीब्यूट होता है HTML टैग के अंदर। ये सिंपली ऑल द HTML एट्रीब्यूट्स कन्वर्टेड होते हैं CSS प्रॉपर्टीज के अंदर। ये कुड भी, ये कलर भी हो सकता है, ये बॉर्डर भी हो सकता है और etc। वैल्यू आते हैं, देखिए वैल्यूज असाइन होती हैं प्रॉपर्टीज के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि कलर प्रॉपर्टी कैन हैव द वैल्यू जैसे कि रेड, जैसे कि F1 और etc। देखिए आप पुट कर सकते हो CSS के स्टाइल रूल सिंटैक्स एज फॉलोज, जैसे कि सिलेक्टर एज प्रॉपर्टी वैल्यू। फॉर एग्जांपल आप डिफाइन कर सकते हो टेबल बॉर्डर एज फॉलोज, जैसे कि टेबल बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। ओके, इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमने पुट किया CSS के स्टाइल रोल सिंटैक्स एज फॉलोज। इसको आप रन करके दिखाते हैं। इसको हम लोग रन करेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। अब ज़्यादा लोग सोचेंगे विजुअल स्टूडियो कोड है क्या। देखें विजुअल स्टूडियो कोड एक टेक्स्ट एडिटर है और ज़्यादातर लोगों को उसको डाउनलोड करना नहीं आएगा और उनके पास डाउनलोड भी नहीं हुआ होगा एक। तो देखिए उनको डाउनलोड करना बता देता हूँ मैं, उनको कैसे डाउनलोड करते हैं। और वैसे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, इसको आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेक्स्ट एडिटर का लिंक दिया हुआ है, आप बस उसमें क्लिक कर दो और उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। आप अपने iOS के मुताबिक उस पर किसी पे भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप विंडोज़ पे हो तो विंडोज़ पे करो, अगर मैक पे हो तो मैक पे करो, अगर आप लिनक्स पे हो तो लिनक्स पे करो। तो चलिए आपको इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं। तो सॉरी, इसको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। अब इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, अब देखें इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे आ जाना है। यहाँ पे आपने सिंपली विजुअल स्टूडियो कोड लिख देना है। यहाँ पे आपके पास पहला लिंक आएगा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटिंग डिफाइंड, आपने इस पर क्लिक कर देना है। आपके पास ये खुल जाएगा, आपने यहाँ पे डाउनलोड पे दबा देना है। यहाँ पे आपके पास आ गए बहुत से iOS, विंडोज़, लिनक्स और मैक। अब अपने iOS के मुताबिक इसको किसी में भी डाउनलोड कर लो, सही है। तो इस तरीके से विंडोज़ पे कर लो। मेरे पास वैसे ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैं डाउनलोड नहीं कर रहा वापसी। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना देता हूँ। इस फाइल के अंदर मैं एक फाइल एक विंडो बना देता हूँ। मैं फाइल कैसे बनाते हैं, अब देखिए जब भी आपको
हम लोग अभी CS की फाइल नहीं बनाएंगे, हम HTML के अंदर ही अपने CS के कोड लिखेंगे। तो HTML की फाइल हमेशा index.html एक एक्सटेंशन होता है HTML की फाइल को बनाने का। ये हमारी फाइल बन गई, बस बन गई। अब हमने स्टार्टिंग कोड लिख देना है HTML के। अब मैंने आपको तभी कहा था आपको HTML आना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग HTML का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर जिनको HTML नहीं आता तो वो कंटिन्यू ना करें कोर्स, मैं प्रेफर करूँगा, सही है। तो HTML का कोर्स डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ले सकते हो, और इस कोड के जो मैं अभी जिसमें जितने भी कोड लिखूँगा वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो सबसे पहले आपने स्टाइल डिफाइन करना होता है, स्टाइल एंटर। इसके अंदर हम अपने CS के कोड लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, सॉरी किधर चला गया, देखें सिलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू, इस तरीके से सिलेक्टर लिख दो आप, और फिर प्रॉपर्टी लिख दो वैल्यू। इस तरीके से आप अपना डिफाइन कर सकते हो, सही है। इस तरीके से आप पुट कर सकते हो अपने स्टाइल रूल सिंटैक्स एज फॉलोज। इस तरीके से स्टाइल रूल है, स्टाइल रूल के सिंटैक्स हैं वो फॉलोज होते हैं, सही है। इस तरीके से नाउ एग्जाम्पल, आप जैसे कि डिफाइन कर रहे हो टेबल बॉर्डर एज फॉलो। आप टेबल बॉर्डर्स को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अब टेबल बॉर्डर्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं, देखें आपने बस टेबल यहाँ पे लिख देना है, और फिर हमने एक बॉर्डर कैसे डिफाइन करना है। अब देखें बॉर्डर हमेशा डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पे BORDER लिखना है। आपने डायरेक्ट बस एंटर दबा देना है, कुछ भी नहीं करना, बस बॉर्डर लिख के एंटर दबा देना है। यहाँ पे आप बॉर्डर लिख सकते हो, मतलब बॉर्डर की स्ट्रोक कितनी देना चाहते हो। मैं ऐसे कि 1 पिक्सल सॉलिड, मतलब सॉलिड मतलब आप डॉटेड देना चाहते हो, डैश देना चाहते हो। अब देखें ये सॉलिड, इन सब के बारे में मैं आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगा आपको, अभी हमारा शुरू ही नहीं हुआ है, आप समझ लो। अभी जैसे ही बॉर्डर स्टार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डिफाइन कर सकते हो सॉलिड, डॉटेड और डैश, सही है। यहाँ पे आप कलर क्या देना चाहते हो अपने बॉर्डर का, मैं जैसे बोल दूँ रेड। तो अब आप अपनी टेबल डिफाइन कर लो। मैं आपको HTML के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं लिखता रहूँगा HTML के कोड, क्योंकि मैंने आपको बताया आपको HTML आना ज़रूरी है। ये मैं एक टेबल बना रहा हूँ, पहले TD लिख देता हूँ, टेबल नेम, एक और TD लास्ट नेम, TR बेक। अब देखो सेव। अब मैंने अपनी फाइल कहाँ पे बनाई थी, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, बाय द नेम ऑफ index.html। अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है और रेड कलर का, और मैंने हालांकि बॉर्डर को भी रेड कलर में ही दिया हुआ है, ये देख सकते हो। अगर मैं इसकी पिक्सल बढ़ाऊँ, अगर मैं बोलूँ 5 पिक्सल, इसकी स्ट्रोक मतलब, तो देखें अब इसकी स्ट्रोक बढ़ जाएगी, ये देखें बढ़ गई इसकी स्ट्रोक। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो here is a table selected, our border is a property and given the value 1 pixel solid value of the property. Now आप define कर सकते हो selectors various simple ways में जो base होते हैं on your comfort. Let me put these selectors one by one. जैसे अब मैं put करता हूँ इन selectors को one by one। देखें type selectors, अब हम लोग selectors type selector देखें, ये selector हम लोग हमने ऊपर देखा था, जैसे कि again one more example to गिवन अ कलर टू ऑल लेवल 1 हेडिंग्स। जैसे कि लेवल 1 है हमारी हेडिंग्स, ये आप देख सकते हो कि हमारी लेवल 1 है हेडिंग्स। इसमें हमने सेलेक्टेड, ये टैब सेलेक्टर है, ये क्या कहलाता है, टैब सेलेक्टर है। ये एक सेम सेलेक्टर होता है जब हमने जैसे कि ऊपर देखा, हम लोग ने अगेन हमारी जो पहली वन मोर एग्जाम्पल थी टू गिव अ कलर टू ऑल, मतलब ये सबको कलर दे रही थी लेवल 1 हेडिंग्स को। मतलब अब देखें यहाँ पे अगर मैं H1 में देखें, अगर सॉरी यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। देखिए अब मैंने H1 डिफाइन किया, मैंने इसका कलर ये दे दिया, तो देखिए जितनी भी H1 होंगे इसको ये वाला कलर दे देगा। अब देखें अगर सॉरी, अब मैं ये करता ही नहीं हूँ, वरना अनजूम हुआ जा रहा है। अब देखो मैं इसको ऐसे, देखो अभी भी हो गया, सॉरी इसको वापसी जूम कर देते हैं, इसको जूम कर लेते हैं, यहाँ पे वापसी माइनस जूम, वापसी जूम कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको कैसे आप कर सकते हो, मतलब आप कैसे, जैसे कि आपको बताया ये एक सेम सेलेक्टर है जो आपने ऊपर देखा था, वन मोर एग्जाम्पल टू आर गिवन टू ऑल लेवल 1 हेडिंग्स। मतलब आप एक लिखोगे, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ H1 और उसको मैं कलर दे देता हूँ ब्लू, तो इसको पहले कमेंट में डिफाइन कर देते हैं। अब कमेंट इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, सॉरी इस तरीके से कमेंट कभी भी डिफाइन नहीं किया जाता CSS के अंदर, ये आपने याद रखना है। ओके ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कमेंट कैसे डिफाइन किया जाता है। अब देखो मैंने यहाँ पे H1 लिखा, H1 मैंने कलर दे दिया
कलर, आपको कलर लिखना है, फिर एंटर, बस एंटर दबा देना है आपने, फिर कौन सा कलर देना है, नाम लिख दो, मैंने ब्लू दे दिया। अब मैं यहाँ पे H1 लिखता हूँ, दिस इज अ ब्लू कलर। तो देखो अब मैं सेव करूंगा, यहाँ पे मैं रन करूंगा, ब्लू कलर में आ गया, ये देख सकते हो कैसे आ गया ब्लू कलर में, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने कलर प्रॉपर्टी के अंदर इसको ब्लू लिखा हुआ है। तो ये देख सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। जितनी भी आपकी लेवल 1 की हेडिंग्स होंगी ना, वो सारी ब्लू कलर में हो जाएंगी। सही है। तो अभी हम लोग ने CSS ओवरव्यू का हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इसमें अभी हमने बहुत चीज़ें जान ली हैं, और अभी और भी चीज़ें हम जानेंगे। अभी तो हमारे शुरू हुआ है, अभी तो हमें बहुत चीज़ें जाननी है। अभी तो हमने तकरीबन बहुत सारी चीज़ें जाननी है। अभी हम लोग जान रहे हैं कैसे CSS के वर्जन्स के बारे में जान लिया, अब हम लोग सब कुछ जान लिए। और अब हमारा शुरू हो गया था CSS का सिंटैक्स का चैप्टर। अगर आपको दिखाऊं, किधर हमारा CSS सिंटैक्स का भी चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। अभी हम लोग टाइप सेलेक्टर्स, यूनिवर्सल सेलेक्टर्स के बारे में जान रहे हैं, और ये अभी हम लोग आगे जाके ये सारे CSS सिंटैक्स के अंदर हम जान रहे हैं। अभी और भी हम लोग सेलेक्टर्स के बारे में जानेंगे। सही है। अभी हमारा चलें हम लोग नए सेलेक्टर के बारे में जानते हैं, तो चलें जानते हैं। सो गाइज वी आर बैक। सो चलें अब हम लोग यूनिवर्सल सेलेक्टर्स के बारे में जानेंगे। हमने अभी टाइप सेलेक्टर्स के बारे में जान लिया था, हम यूनिवर्सल सेलेक्टर्स के बारे में जानेंगे। और अभी हमारा चैप्टर 1 ही चल रहा है बाय द नेम ऑफ CSS ओवरव्यू। अभी हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट नहीं हुआ है। सही है। तो देखें, इसमें हम लोग कोड नहीं करेंगे इस वाले सिलेक्टर में। देखें, ये सिलेक्टर रेदर देन होता है, सिलेक्टिंग करता है ये एलिमेंट्स, वो भी ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप। जो हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर है वो क्वाइट सिंपली मैचेस करता है द नेम, वो भी किसी भी एलिमेंट टाइप का। यहाँ पे इन्होंने मुझे एक CSS का सिंटैक्स प्रोवाइड किया हुआ है। ये देखें, अब हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग अपने चैप्टर 2 में CSS के जितने भी सिंटैक्स होते हैं वो सब जानेंगे अब हम लोग अपने चैप्टर 2 में। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 2। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं CSS सिंटैक्स का चैप्टर 2। सो लेट्स स्टार्ट। सो चलें अब सारे जानते हैं कि CSS सिंटैक्स असल में होते क्या हैं, कितने टाइप के सिंटैक्स होते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखें, जो रूल है रेंडर्स करता है कंटेंट, वो भी सारे एलिमेंट का डॉक्यूमेंट के अंदर ब्लैक। अब सबसे पहले हमने पहले सेलेक्टर्स के ऊपर जानेंगे, द डेस्सेंडेंट सेलेक्टर्स। सही है। देखें, सपोज आप चाहते हो अप्लाई करना एक स्टाइल रूल अपने पर्टिकुलर एलिमेंट पे, ओनली जब आप लाइज करते हो इनसाइड अ पर्टिकुलर एलिमेंट। मतलब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है जहाँ पे एक स्टाइल कर रहे हैं, रूल अप्लाई कर रहे हैं EM एलिमेंट, और अलाइज कर रहे हैं यूजिंग इनसाइड अ UL टैग के अंदर। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डिसेंट सेलेक्टर है। अभी देखें, यहाँ पे हम लोग अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं। जैसे हमने पहले फाइल बनाई थी ना index.html की, वैसे ही बनाओ। जैसे कि यहाँ से हमने index.html की एक फाइल बनाई थी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और क्रिएट फाइल पे दबाओ, येस पे दबा दो। सही है। अब जैसे ये कर लो आप, अब आपने क्या करना है, अपने यहाँ पे आ जाना है, सबको क्लोज कर देना ताकि आपके कंप्यूटर को ज़्यादा लोड ना बढ़े, और ताकि आपका कंप्यूटर लैग ना हो, सारी चीज़ें आप बंद कर लेना। सही है। ताकि कुछ लोगों के कंप्यूटर लैग भी हो जाते हैं, फिर उससे तो ये सब नहीं चाहिए, तो तभी थोड़ी चीज़ें बंद कर लेना। मेरी index.html की फाइल बस ओपन हो गई, बस परफेक्ट। अब हम लोग क्या जान रहे थे, हम लोग ने इसको यहाँ पे कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे इन्होंने UL डिफाइन किया जिसने EM और कलर इन्होंने ब्लैक दिया हुआ है। मतलब इन्होंने कलर कोड डिफाइन किया हुआ है, लेकिन ये ब्लैक कलर होता है। इसमें हमने असल में क्या किया है, अगर मैं आपको उर्दू में समझाऊं या हिंदी में, देखिए सपोज करो आप चाहते हो अप्लाई करना एक स्टाइल रूल अपने पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर, ओनली बस उस वक्त जब आप लाइज कर रहे हो अंदर ए पर्टिकुलर एलिमेंट के। एज इट गिवन मी अ फॉलोइंग एग्जाम्पल, जैसे कि इन्होंने मुझे एक फॉलोइंग एग्जाम्पल दी हुई है जहां पे ये स्टाइल कर रहे हैं रूल और अप्लाई कर रहे हैं टू EM एलिमेंट के ऊपर, ओनली व्हेन, उस वक्त जब ये लाइज कर रहा है अंदर UL टैग के अंदर। अब देखें, यहाँ पे आप सबसे पहले स्टार्टिंग कोड डिफाइन कर दो HTML के। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में अपने इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर आपको ये कोड स्टार्ट करना है तो आपको HTML के बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो देखो, यहाँ पे हम UL डिफाइन करते हैं जिसके अंदर हम EM डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ रेयान बेग। अब देखो, यहाँ पे मैं स्टाइल डिफाइन करूंगा जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ जैसे कि UL EM। मतलब UL के अंदर मैंने EM लिखा, फिर कर्ली ब्रैकेट डिफाइन करके उसको कलर दे दूंगा 0000, मतलब ब्लैक कलर दे दिया। अब देखो, सेव किया, रन किया, ये आ रहा है ब्लैक कलर में। अगर आप ब्लैक कलर नहीं देना चाहते क्योंकि पहले से ही ब्लैक होता है,
ग्रीन कर दो, चलो सेव रन, आ गया ग्रीन में। ये देख सकते हैं यूएल के अंदर हमने ईएम लिखा है। अगर आप यूएल के अंदर ईएम ना लिखो, ईएम का एलिमेंट मत डिफाइन करो, ऐसे ही लिखो, तो देखो ये इस तरीके से आएगा, ये देख सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब वापसी अपने इधर आ जाते हैं। अब आपने डिसेंट सेलेक्टर्स के बारे में जान लिया। अब अपने अगले सेलेक्टर के बारे में जानते हैं, द क्लास सेलेक्टर्स। अब ये सेलेक्टर क्या करता है, देखें, ये डिफाइन करता है स्टाइल रूल जो बेस होता है क्लास एट्रीब्यूट के ऊपर ऑफ द एलिमेंट्स। सारे एलिमेंट्स के पास हैविंग होती है द क्लास, जो फॉर्मेटेड होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड रूल। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है डॉट ब्लैक, ये क्लास सेलेक्टर है, मतलब आप डिफाइन कर सकते हो अपने स्टाइल रूल जो बेस होते हैं क्लास एट्रीब्यूट ऑफ द एलिमेंट्स। ऑल द एलिमेंट्स जो भी आपके पास क्लास होती है वो फॉर्मेटेड होती है अकॉर्डिंग टू डिफाइंड रूल। मतलब आपने जैसे कि HTML अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे कि आप यहाँ पे डिव डिफाइन करते हो, उसके अंदर आप क्लास डिफाइन करते हो। जैसे कि मैंने ब्लैक कलर की क्लास, इसको ना रिमूव ना करो, इसको ना कमेंट डिफाइन कर दो। ये देखो, जैसे कि यहाँ पे इसको भी कमेंट डिफाइन, बल्कि इसको इरेज ही ना करो, ऐसे ही रहने दो। अब देखो, जैसे कि आपको मैंने बताया था, आप अपने जैसे कि आपको मैंने कोर्स में बताया होगा, जैसे कि आप डिव डिफाइन करते हो, क्लास डिफाइन करते हो ब्लैक। अब मैं इसके अंदर लिख देता हूँ रेयान बेग। चलो यार, मुझे रेयान बेग नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आई वॉन्ट टू स्टाइल दिस। सेव करता हूँ, रन करता हूँ। अब देखो यार, मुझे चाहिए यार, मैं इस जो टेक्स्ट है उसको मैं स्टाइल करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ यार। अब देखो, ये क्लास मैंने क्यों डिफाइन किया, क्लास ब्लैक। अब बस आपको क्या करना है, जब भी आपको ये करना होता है, मतलब इसको स्टाइल करना होता है, हमने सिर्फ डॉट लिखना है ब्लैक। मतलब क्लास, आप क्लास सेलेक्टर जब भी आप डिफाइन करते हो तो आपको डॉट से इसको स्टार्ट करना होता है और फिर एंटर। फिर आप इसको क्या करना चाहते हो, जैसे कि मैं कलर बोल दूँ, मुझे एक्वा कर देना है कलर, मुझे जैसे कि फॉन्ट साइज दे देना है इसका 50 पिक्सल फॉन्ट साइज। ये फॉन्ट साइज कलर ये सब है क्या, ये अभी आगे जाके बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। अब देखो, जैसे कि दे दिया मैंने, बोल दिया मुझे फॉन्ट फैमिली भी चाहिए, फॉन्ट फैमिली में दे दूंगा पॉपिंस कॉमा सेंसर है। अब देखो सेव रन, फॉन्ट भी बदल गया, कलर भी बदल गया, टेक्स्ट साइज भी बड़ा हो गया। ये बस आपने डॉट लिख देना है। मतलब जब भी आप कुछ भी क्लास डिफाइन करो, जैसे कि मैं जितनी भी आप क्लास डिफाइन करूँ, डेफ क्लास, अब मैं एक क्लास डिफाइन करता हूँ वाइट की। अब मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ आई वॉन्ट टू स्टाइल दिस। अब देखो यहाँ पे मैं बस डॉट वाइट लिखूंगा और इसको क्या क्या देना है, मतलब कलर क्या देना है, जैसे कि मैं इसको बोल दूँ ग्रीन देना है, तो ये देखो ग्रीन में आ जाएगा, ये देख सकते हो नीचे। तो इस तरीके से आप इजीली आसान तरीके से बहुत कर सकते हो, बहुत आसान है। अब रूल देखिए, ये जो रूल है ना, वो रेंडर्स करता है कंटेंट ब्लैक के अंदर, वो भी सारे एलिमेंट विद किसके क्या, विद क्लास एट्रीब्यूट, जो सेट करता है ब्लैक इन आवर डॉक्यूमेंट के अंदर। आप मेक इट कर सकते हो बिट मोर पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप इसको और भी पर्टिकुलर बना सकते हो, जैसे कि h1.black। अब h1.black कैसे आएगा, देखो मैं तभी कह रहा हूँ आपको बेसिक नॉलेज होना बड़ा जरूरी है HTML की। अब h1.black कैसे आएगा, देखो जैसे कि आपने यहाँ पे इसको कमेंट में डिफाइन कर दो, फिर HTML को लगेगा हाँ कोई ऐसी एट्रीब्यूट ही नहीं है, तो वो स्टाइल ही नहीं करेगा उसके ऊपर, सही है ऐसे। तो देखो यहाँ पे बस डिफ डिफाइन करो, यहाँ पे इसके अंदर आप कैसा करो, क्लास डिफाइन कर दो। और क्लास में डिफाइन कर देता हूँ ब्लैक। अब मुझे यार डिफ के अंदर कुछ भी नहीं लिख रहा, मैं h1 के अंदर लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माई नेम इज h1, मतलब मेरा नाम h1 है। तो देखो सेव करता हूँ, रन करता हूँ, ये आ तो रहा है माई नेम इज h1, लेकिन अभी तो इसको तो हटाओ, एक मिनट, इसको ऐसा करता हूँ कमेंट इन CSS, ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, सही है। तो इसको रिमूव करो, क्या लिख रहा हूँ मैं भी, तो इधर यूँ और फिर इसको यूँ, बस कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट कर दो। तो देखो इसमें असल में क्या हो रहा है, हमने क्या किया हुआ है, देखो अब अगर आप चाहते हो, आप इस तरीके से डॉट ब्लैक करके नहीं करना, आपने h1 भी डिफाइन करना, मतलब h1 डॉट ब्लैक। अब ऐसे आप कैसे करोगे, आपने सिर्फ यहाँ पे h1 लिख देना है, डॉट ब्लैक लिख देना है, फिर आप इसको बस कलर दे सकते हो, जैसे कि कलर आप कौन सा कलर देना चाहते हो, जैसे कि अपने h1 को, जैसे कि मैं बोल दूँ मुझे यार रेड देना है। अब आप इसको फॉन्ट फैमिली कौन सी देनी चाहते हो, मैं कहता हूँ यार मुझे पॉपिंस कॉमा सेंस सेरिफ चाहिए। अब आप कहते हो यार मुझे क्या, अब मुझे इसमें ना अंडरलाइन भी चाहिए, तो आप सॉरी अंडरलाइन नहीं, मेरा मतलब है आपने इसमें और क्या क्या चाहिए, और जैसे कि आप बोल दो मुझे इसको बॉर्डर भी चाहिए, तो मैं 1 पिक्सल सॉलिड रेड दे दूँगा, सेव रन। तो देखो
सॉरी, वाइट हैज बीन नॉट बिकम। अच्छा, ब्लैक। ओके, h1 डॉट ब्लैक हमने लिखा है। यहाँ पे हमारा ये रन क्यों नहीं हुआ? लेट्स सी, h1 डॉट ब्लैक हमने लिखा है। या फिर ऐसा करो, h1 ऐसे लिखो, सेव रन। तो देखो अब स्टाइल हो गया। इसको हमने थोड़ा और पर्टिकुलर बनाया हुआ है। इसको हमने थोड़ा ऐसे, आप इसको मेक इट कर सकते हो मोर पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। देखें, जो रूल है ना वो रेंडर्स करता है आपके कंटेंट को ब्लैक, वो भी फॉर किसके लिए? फॉर ओनली h1 एलिमेंट्स के लिए विद अ क्लास एट्रीब्यूट। मतलब आप जैसे कि अभी जो मैंने आपको बताया डॉट ब्लैक करके, आप मतलब आपके डॉट ब्लैक के क्लास के अंदर तो बहुत सी प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे p होगा, h1 होगा, href होगा, तो वो उन सबको एक्वा में कर देगा, उनका फॉन्ट साइज 50 में कर देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने ब्लैक वाली क्लास के अंदर सिर्फ अपने h1 वाले एलिमेंट को स्टाइल करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे p भी डिफाइन करूँ ना, दिस इज अ पैराग्राफ, सेव। देखो ये अप्लाई नहीं हो रहा, हालांकि इसमें पॉपिंस फॉन्ट अप्लाई नहीं हो रहा, इसमें अपना रेड कलर अप्लाई नहीं हो रहा, बॉर्डर इसमें नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने क्या किया हुआ, हमने डॉट ब्लैक h1 लिखा है, सही है, हमने डॉट ब्लैक नहीं लिखा। अगर मैं सिर्फ डॉट ब्लैक लिखूं, सेव रन, तो देखो दोनों पे आ गया, ये देख सकते हो दोनों पे आ गया। ये इस तरीके से आप इसको लिटिल बिट पर्टिकुलर बना सकते हो। अब मैं आपको बताऊं, आप अप्लाई कर सकते हो मोर देन वन क्लास सेलेक्टर्स टू अ गिवन एलिमेंट। आप कंसीडर कर सकते हो फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये देख सकते हो। मतलब आप p एलिमेंट के अंदर भी आप डिफाइन कर सकते हो अपना क्लास, सही है। आप अप्लाई कर सकते हो मोर देन वन क्लास सेलेक्टर्स टू अ गिवन एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे आपने एक और क्लास डिफाइन कर दी, जैसे कि क्लास सेंटर बोल्ड। तो फिर आप इसको कर सकते हो स्टाइल, जैसे कि सेंटर बोल्ड मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे मैं, सॉरी, स्पेस कभी नहीं देना, कलर रेड दे दो। सॉरी, क्या बोल, मैं क्या दे दिया, रेड, सेव रन। तो देखो ये रेड में आ गया, ये देख सकते हो, पैराग्राफ जैसा पैराग्राफ। बल्कि रेड नहीं, आपको लग रहा होगा नहीं हुआ, लेकिन मैं ब्लू करके दिखा देता हूँ आपको, चलो। बल्कि ये सेव रन, तो देखो इस कलर में आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, सही है। अब हमने अपना क्लास सिलेक्टर के बाद, जिन्हें मैं अभी बता रहा हूँ ना क्लास सेलेक्टर्स, अब हमारा जो दूसरा आईडी सेलेक्टर है बड़े इंपॉर्टेंट है। अब आईडी सेलेक्टर्स के बारे में जानता हूँ, यह आपने याद रखना है, क्लास सिलेक्टर में हमेशा डॉट से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? डॉट, डॉट ब्लैक, डॉट वाइट, जो आपकी मतलब क्लास के अंदर, जैसे कि आपका नाम है, जैसे कि आपने यहाँ पे हीरो, तो आपने डॉट हीरो लिख के आपने उसको स्टाइल करना है। अगर आपका है मेन, तो आपने डॉट मेन करके स्टाइल करना है। लेकिन अगर आपको अपनी क्लास के अंदर अपने डिफरेंट टैग, मतलब अलग अलग टैग वो करने हैं, मतलब जैसे कि आपने सिर्फ h1 को स्टाइल करना है डिफ के अंदर, तो आप अपना पहले डॉट हीरो लिखो, अपने क्लास का नाम लिखो, फिर उसके आगे जिस एलिमेंट को आपने स्टाइल करना है उसका लिख दो एलिमेंट। जैसे कि मुझे h1 को करना है, तो मैंने यहाँ पे डॉट ब्लैक h1 लिखा हुआ है, तो इस तरीके से, सही है। तो इसको कमेंट में वापसी चेंज कर दो ऐसे, बस परफेक्ट। और इसको भी कमेंट में डिफाइन कर दो, यहाँ पे इस कमेंट को एंड कर दो, सही है। अब हम आईडी सेलेक्टर्स के बारे में जानते हैं। देखें, आप इसका वैसे सीन है जैसे क्लास सेलेक्टर का, लेकिन ये थोड़ा चेंज है। उसमें डॉट होता है, इसमें हैशटैग होता है। मतलब आप डिफाइन कर सकते हो अपने स्टाइल रूल्स जो बेस होते हैं आईडी एट्रीब्यूट के ऊपर, जैसे कि आईडी एट्रीब्यूट ऑफ द एलिमेंट्स। लेकिन सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके बाद आईडी होती है जो फॉर्मेटेड होते हैं अकॉर्डिंग टू डिफाइंड रूल। जैसे कि यहाँ पे आपने एक आईडी डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे मैंने, इन्होंने एग्जांपल दी हुई है जिसमें इन्होंने हैशटैग ब्लैक डिफाइन किया हुआ है। मतलब जैसे कि यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ डेव, बल्कि डेव नहीं, मेरा मतलब है, देखिए आईडी हमेशा मतलब डेव इसके अंदर भी डिफाइन हो सकती है, लेकिन ये किसी भी एलिमेंट के अंदर डिफाइन हो सकती है, और क्लास भी किसी भी एलिमेंट के अंदर डिफाइन हो सकता है। लेकिन अभी डिफ के अंदर डिफाइन करके दिखाता हूँ। जैसे कि डिफ के अंदर हमने आईडी डिफाइन की ब्लैक के नाम से। अब यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन किया इसके अंदर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज आ आईडी। तो देखो सेव रन, तो देखो यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है दिस आईडी। लेकिन अब इसको स्टाइल कैसे कर सकते हो आप? इसको आपको जब भी स्टाइल करना है, पहले आप अपनी आईडी का नाम देखो, मेरी आईडी का नाम है ब्लैक, तो मैं बस यहाँ पे हैशटैग लिखूंगा और ब्लैक, सही है, हैशटैग लिखूंगा, ब्लैक लिखूंगा और बस का कलर दे दूंगा रेड।
और फॉन्ट फैमिली दे दूंगा और बस सेव करूंगा, रन करूंगा, देखो हो गया। मतलब आप जैसे कि क्लास के अंदर डॉट डिफाइन करते हो ना, बिल्कुल सेम काम है उसका भी, लेकिन इसमें बस आप हैशटैग डिफाइन कर दो, सही है, बस सिंपल हैशटैग डिफाइन कर दो, बाकी आप कर लो बस जो आपको स्टाइल करना है, सही है। देखिए जो रूल है वो रेंडर्स करता है कंटेंट के अंदर इन ब्लैक, वो भी सारे एलिमेंट में विथ आईडी एट्रीब्यूट। आप सेट करो टू ब्लैक इन आवर डॉक्यूमेंट के अंदर। आप मेक इट कर सकते हो बिट मोर पर्टिकुलर, आप इसको थोड़ा पर्टिकुलर भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप h1 हैशटैग ब्लैक, h1 हैशटैग ब्लैक, मतलब आप इसको कुछ तरीके से पर्टिकुलर बना सकते हो जैसे कि आप चाहते हो यार, मेरा नहीं, जैसे कि अभी मैंने आपको जैसे कि डिव में एग्जांपल दी थी वैसे इसमें देता हूँ। जैसे कि आपने एंटर दबाया, आपने h1 दिस इज अ हेडिंग, मैंने यहाँ पे पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ। अब देखो यहाँ पे दो एलिमेंट है, अब इन दोनों पे स्टाइल हो रहा है ये जो मैंने लिखा है, लेकिन यार मैं चाहता हूँ सिर्फ हेडिंग पे ये अप्लाई हो, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे पैराग्राफ पे इसको अप्लाई नहीं करना। तो आप वो कैसे कर सकते हो? आपको सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे हैशटैग लिखना है ब्लैक h1 आपने लिखना है, मतलब जिस एलिमेंट को आप चाहते हो वही स्टाइल हो तो आपको उसको उसका यहाँ पे लिख देना है। मैंने h1 लिख दिया है। अब यहाँ पे सिर्फ आप लिख दो कलर रेड, और यहाँ पे आप लिख दो जैसे कि फॉन्ट फैमिली में दे देता हूँ पॉपिंस कॉमा सैंस सेरिफ, बल्कि रेड नहीं दो ब्लू दे दो, बहुत दफ़ा रेड दे दिया भाई। और बैकग्राउंड कलर भी आप देना चाहते हो तो मैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देता हूँ, लाइट ग्रे दे दो, परफेक्ट सेव। और इसको कॉपी करो, ये जो हमने ब्लैक लिखा हुआ था इसको यहाँ पे कमेंट के अंदर पेस्ट कर दो। अब देखो सेव रन, सो सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये देख सकते हो, पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। हालांकि पैराग्राफ भी हमारे डिव आईडी वाले अंदर के ही है, तो ये देख सकते हो, लेकिन उस पर अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने हैशटैग ब्लैक h1 लिखा। अगर मैं सिर्फ h1 हटा के ब्लैक लिखूँ तो इन दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, देख सकते हो। तो ये इसको आप थोड़ा और पर्टिकुलर बना सकते हो लिटिल बिट, सही है। अब देखिए जो रूल है वो रेंडर्स करता है आपके कंटेंट को ब्लैक के अंदर फॉर ओनली h1 एलिमेंट्स के लिए विथ आईडी एट्रीब्यूट, जो आप सेट कर सकते हैं टू ब्लैक। देखिए जो ट्रू पावर है आईडी सेलेक्टर्स की, वो व्हेन दे आर यूज, जब ये यूज होते हैं एज अ फाउंडेशन, वो भी फॉर डिसेंडेंट के लिए, डिसेंडेंट सेलेक्टर्स के लिए, फॉर एग्जांपल लाइक हैशटैग ब्लैक h2 उनके लिए, सही है। इन दिस एग्जाम्पल में हमने सारे लेवल 2 की हेडिंग डिस्प्ले हो गई है ब्लैक कलर के अंदर, व्हेन डूज विल बी लाइव विद इन अ टैग्स हैविंग अ एट्रीब्यूट टू सेट टू ब्लैक। मतलब ये कह रहा है, मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे कि आईडी ब्लैक के अंदर मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं h1 के नाम की, जैसे कि दिस इज अ हेडिंग 2, और मैं यहाँ पे एक और हेडिंग बना देता हूँ जैसे कि पैराग्राफ 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 आ रहा है, फिर यहाँ पे हमारी एक और हेडिंग आ जाएगी जिसके मैं हेडिंग, दिस इज अ हेडिंग वन मोर। अब देखो जितनी भी हमारी h1 की हेडिंग होगी ना, उनका कलर बैकग्राउंड का ग्रे, लाइट ग्रे हो जाएगा, और कलर ब्लू हो जाएगा, और जो फॉन्ट है वो पॉपिंस हो जाएगा, देख सकते हो। ये अच्छी बात होती है आईडी के एट्रीब्यूट की, वही समझा रहा है। देखो ये वही बता रहा था मुझे कि जो आपकी एग्जाम्पल है सारे लेवल 2 के, जैसे कि लेवल 1 की हेडिंग्स है वो डिस्प्ले होगी ब्लैक कलर के अंदर। क्यों? जब आपकी हेडिंग्स लाए होंगी विद इन अ टैग्स जो आपके आईडी एट्रीब्यूट सेट टू ब्लैक, मतलब आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आपकी जितने भी हेडिंग्स होंगी h1 की, तो वो सारी आपके कलर में आपने जो दिया हुआ होगा, जिस हिसाब से उसको स्टाइल किया हुआ होगा उसमें हो जाएगी, सही है। तो ये हमने दो मेन प्रॉपर्टीज के बारे में जान लिया। अब हम लोग अपनी थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में जो बेसिक बहुत मेन प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि क्लास सेलेक्टर आईडी एट्रीब्यूट, उनके बारे में हमने जान लिया। अब हम लोग चाइल्ड सेलेक्टर्स के बारे में जानेंगे। अब चाइल्ड सेलेक्टर्स क्या होता है, देखिए जब आपने देखा होगा तो आपकी डिसेंडेंट सेलेक्टर्स हैं, वो देयर इज वन मोर टाइप होता है सेलेक्टर का जो वेरी सिमिलर होता है टू डिसेंड्स बट हैव डिफरेंटली फंक्शनैलिटी, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। मतलब ये कह रहा है, यू हैव सीन, आपने देखा होगा कि जो डिसेंडेंट सेलेक्टर्स होते हैं, देयर इज वन मोर टाइप, इनके पास एक और टाइप होती है सेलेक्टर की जो सिमिलर होती है डिसेंडेंट्स, लेकिन उनके पास अलग फंक्शनैलिटी होती है जो कंसीडर करते हैं फॉलोइंग एग्जांपल। जैसे कि आपने यहाँ पे देखो बॉडी ग्रेटर देन पी हमने लिखा हुआ है। अब ये बॉडी ग्रेटर देन पी असल में कर क्या रहा है? अब इसका मैं अगर आपको काम बताऊं तो देखो बॉडी ग्रेटर देन पी ये क्या करता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इसको कॉपी करो, इसको यहाँ पे कमेंट के अंदर पेस्ट कर दो, सही है, ताकि हमें डिस्टर्ब ना करे। और यहाँ पे इसको भी ऐसे करो और यहाँ पे इसको भी कमेंट में करता हूँ, सही है। अब देखो
यहाँ पे आप लिखते हो बॉडी ग्रेटर देन पी और मैं इसका कलर दे देता हूँ रेड। अब देखो मैंने कलर रेड दे दिया। अब मैंने यहाँ पे पी डिफाइन करता हूँ, मैंने यहाँ पे पी डिफाइन किया, मैंने दिस इज पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ इन आर रेड कलर। तो देखो मैंने इसको स्टाइल नहीं किया, मैंने बॉडी ग्रेटर देन पी लिखा, सेव रन, देखो रेड कलर में आ गया। अब ये क्या करता है, मैंने आपको जैसे कि बताया, ये रूल रेंडर करता है आपके सारे पैराग्राफ को ब्लैक इफ दे आर अ डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ अ बॉडी। मतलब अगर बॉडी के अंदर आपके बॉडी जो टैग है, मतलब ये वाला जो बॉडी टैग है ना, ये वाला आपको दिख रहा है जिस पे मैंने हाईलाइट किया हुआ, इसके अंदर जितने भी पी एलिमेंट होंगे वो सारे रेड कलर में हो जाएंगे। अब देखें मैंने जैसे कि अभी मैं हेड के अंदर, ओके मैंने हेड डिफाइन ही नहीं किया हुआ, हेड को कॉपी, हेड तो यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब देखो हेड के अंदर अगर मैं यहाँ पे एक पी डिफाइन कर दूँ, दिस इज अ पैराग्राफ इन द हेड सेक्शन। अब देखो सेव रन, यहाँ पे इन द दिस पैराग्राफ इन द हेड सेक्शन, दिस पैराग्राफ इन द रेड कलर। मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो आपका रूल है, जो आपका रेंडर, सारे पैराग्राफ जितने भी पैराग्राफ हैं वो ग्रेड में हो जाएंगे अगर ये डायरेक्ट करेंगे आपके चाइल्ड ऑफ अ बॉडी एलिमेंट। जो आपके अदर पैराग्राफ हैं जो पुट होंगे इनसाइड अ div लाइक div और td विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑफ दिस रूल। मतलब अगर आपको बताऊं, ये मैंने गलती से लिख दिया, देखो मतलब ये कहना चाह रहा है जो भी पैराग्राफ आपके बॉडी एलिमेंट के अंदर होगा वो सारे रेड कलर में हो जाएंगे। लेकिन अगर वो div के अंदर होंगे, मैं div के अंदर लिखता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ इन अ div एलिमेंट, सेव करता हूँ, रन करता हूँ। देखिए ये ब्लैक में है लेकिन वो रेड में क्यों, ये डिव एलिमेंट के अंदर है, वो बॉडी एलिमेंट के अंदर है जैसे कि, और मैंने यहाँ पे डिफाइन किया बॉडी ग्रेटर देन पी, मतलब बॉडी एलिमेंट के अंदर जितने भी पैराग्राफ होंगे वो सारे रेड में हो जाएंगे। ये सिंपली ये बताना चाह रहा था। ये देखें यहाँ पे बता रहे हैं जो आपके अदर जो पैराग्राफ हैं जो अंदर हैं किसके, डिव या फिर टीडी के, उनके पास उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा इस रूल का जो हमने लिखा है स्टाइल एलिमेंट के अंदर। तो आपको चाइल्ड सेलेक्टर के बारे में भी समझ आ गया होगा, इसका काम क्या है। अब एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए अब जानते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स का काम क्या है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स का वर्क क्या है, ये क्या करता है, इसका काम क्या है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और चलिए अपने एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स के बारे में जानते हैं। तो गाइस लेट्स स्टार्ट व्हाट इज अवर एट्रीब्यूट सेलेक्टर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ देखें आप एट्रीब्यूट सिलेक्टर होते क्या, जैसे आपने अप्लाई किए ना स्टाइल्स टू HTML, मतलब आप स्टाइल अप्लाई करते हो अपने HTML एलिमेंट्स के अंदर पर्टिकुलर एट्रीब्यूट विद पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स के साथ। देखें जो स्टाइल रूल होता है ना नीचे, देखें ये मैच करता है सारे इनपुट एलिमेंट्स, इनके पास टाइप एट्रीब्यूट होता है विद द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट। ये देखिए हमने यहाँ पे एक इनपुट डिफाइन किया, इसके अंदर मैंने टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखा, उसको मैंने कलर 0 दे दिया। अब देखें इससे क्या होता है, अब देखें हमारी ये फाइल थी HTML की, सही है, ये ओपन नहीं रखना, क्लोज नहीं कर देना, सही है। देखो यहाँ पे इसको सबसे पहले कमेंट क्रिएट कर दो, इसको सबसे पहले कमेंट क्रिएट कर दो, इसको भी कमेंट में अंदर लिख दो, बल्कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने कोड ये वाली कोड की प्रोफाइल लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दी है ये पूरी फाइल, सही है। तो देखो अब इसमें इन्होंने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले इनपुट डिफाइन किया, इसके अंदर इन्होंने टाइप दिया हुआ है टेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे हमने ये दे दिया, अब टाइप के अंदर मैं लिख देता हूँ जैसे कि रेहान, सेव। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको इनपुट लिखता हूँ जिसके अंदर इन्होंने कैसे लिखा हुआ है टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, मैं लेकिन लिखूंगा टाइप इक्वल टू रेहान, क्यों, क्योंकि मैंने उसके अंदर रेहान लिखा है, टेक्स्ट नहीं लिखा। अब मैं उसका कलर दे दूंगा, कुछ भी दे दूंगा, जैसे कि मैं बोल दूँ रेड। अब देखो सेव, सॉरी यहाँ पे अभी ओपन नहीं हुई भी फाइल, इसको ओपन कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, हर चीज़ क्लोज रखो ताकि लैग ना हो। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक रेड कलर दे दिया, रेड कलर में हमारा आ रहा है, देख सकते हो। मतलब अब आप सोचोगे ये है क्या, ये हुआ क्या है यार, ये रेड कलर में कैसे आ रहा है। हम लोग हालांकि देखिए आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी कह रहा हूँ HTML की, ताकि आपको पता चले। देखें असल में इसमें क्या हुआ गया है, हमने इनपुट के अंदर टाइप, अब टाइप में दे रहा हूँ टेक्स्ट। अब देखें आप कुछ भी लिखोगे, आप इनपुट टाइप मतलब टाइप के अंदर आप कुछ भी लिखोगे वो हमेशा रेड कलर में आएगी, सही है। अगर मैं इसका कलर बदल दूँ, अगर मैं इसको बोलता हूँ यार मुझे रेड में नहीं, मुझे ना ऐसे करो ब्राउन में दे दो, अब सेव करूँगा, रन करूँगा, मैं कुछ भी लिखूँगा वो ब्राउन में, ओके कुछ नहीं आ रहा, लेट्स सी। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे नीचे टेक्स्ट लिख दिया है लेकिन यहाँ पे ऊपर चेंज नहीं किया, तो ऊपर भी टेक्स्ट कर दो, सेव रन। अब देखो सब ब्राउन में आ रहा है।
अब अगर आप इसको और चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप उसका बैकग्राउंड भी देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हो। जैसे कि मैं इसको बोल दे रहा हूँ मुझे बैकग्राउंड कलर भी ना ऐसा करो ब्लैक कर दो मेरा, सेव रन, तो देखें बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक हो गया। सिंपल ईजी थिंग, तो ऐसे आप कर सकते हो। ये कहलाता है एट्रीब्यूट। ओके सॉरी, जहाँ पे मेरी PDF फाइल खोली हुई थी मैंने गलती से उसको क्लोज कर दिया, कोई बात नहीं, ओपन कर देते हैं। देखें अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस तरीके से करता है। जो एडवांटेज होता है ना इस मेथड का, मतलब जो आपका इनपुट टाइप सबमिट एलिमेंट है वो अनअफेक्टेड होता है, एंड जो हमारा कलर है ना वो अप्लाइड होता है डिजायर्ड टेक्स्ट फील्ड। मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो आपके इनपुट टाइप सबमिट एलिमेंट होता है ना वो अफेक्टेड नहीं होता। मतलब अगर आप उसका कलर रेड दे रहे हो उसमें इनपुट टाइप सबमिट अफेक्टेड नहीं होता, और जो आपका कलर है वो अप्लाइड होता है ओनली गो टू द डिजायर्ड टेक्स्ट फील्ड। मतलब जो आपके जो इनपुट के अंदर जो टेक्स्ट की फील्ड्स होती हैं वो सिर्फ उसके अंदर अप्लाई होता है वो कलर, सही है। यहाँ पे फॉलोइंग रूल्स होते हैं जो आप अप्लाई करोगे टू एट्रीब्यूट सेलेक्टर। पी स्क्वायर ब्रैकेट लैंग, ये क्या करता है, ये सिलेक्ट करता है आपके सारे पैराग्राफ एलिमेंट्स को विद लैंग एट्रीब्यूट। अब पी लैंग इक्वल टू एफ आर, ये क्या करता है, ये सिलेक्ट करता है आपके सारे पैराग्राफ एलिमेंट्स को जो हुज लैंग एट्रीब्यूट एज अ वैल्यू ऑफ एग्जैक्टली एफ आर, जिनकी जो लैंग की जो एट्रीब्यूट होती है ना उनकी जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली एफ आर होती है। तीसरा बताऊं रूल, पी लैंग और इक्वल टू राउंडेड ब्रैकेट एफ आर, ये क्या करता है, सिलेक्ट करता है आपके सारे पैराग्राफ एलिमेंट्स को जो आपके लैंग एट्रीब्यूट है जो कंटेन्स करते हैं उन लैंग एट्रीब्यूट को जो सिर्फ कंटेन्स करते हैं वर्ड राउंडेड ब्रैकेट एफ आर। अब लास्ट रूल, पी लैंग इक्वल्स टू ई एन, ये क्या करता है, ये सिलेक्ट करता है आपके सारे पैराग्राफ एलिमेंट्स को जिनकी जो लैंग एट्रीब्यूट होती है वो कंटेन्स करती है वैल्यू जो एग्जैक्टली ई एन या फिर बिगिन होती है विद ई एन माइनस, सही है। अब हमारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर के बारे में भी जान लिया, अब हम लोग जानेंगे मल्टीपल स्टाइल रूल्स के बारे में। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। देखें आपने मेन नीड किया होगा, यू मे नीड टू डिफाइन मल्टीपल स्टाइल्स रूल्स, वो भी सिंगल एलिमेंट के लिए। लेकिन आप डिफाइन कर सकते हो ये रूल्स कंबाइन करने के लिए अपनी मल्टीपल प्रॉपर्टीज और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, वो भी सिंगल ब्लॉक के अंदर, और डिफाइन कर सकते हो इन द फॉलोइंग एग्जांपल। मतलब ये कहना चाह रहे हैं जैसे कि यू मे नीड टू डिफाइन मल्टीपल स्टाइल्स, मतलब आप चाहते हो कि आप डिफाइन करो मल्टीपल स्टाइल रूल्स, वो भी एक सिंगल एलिमेंट के लिए। लेकिन ये यू कैन डिफाइन दिस रूल, लेकिन आप ये रूल्स डिफाइन कर सकते हो कंबाइन करने के लिए अपनी मल्टीपल जो आपकी प्रॉपर्टीज होती है ना करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, वो भी सिंगल ब्लॉक के अंदर एज डिफाइन इन द फॉलोइंग एग्जांपल, जैसे कि डिफाइन किया गया हुआ है इस सिंगल एग्जांपल में अंदर। तो ये आप देख सकते हो जिसके अंदर हमने H1 डिफाइन किया है, जिसके अंदर हमने कलर दिया हुआ है, फॉन्ट वेट दिया हुआ है, लेटर स्पेसिंग दी हुई है, मार्जिन बॉटम दिया हुआ है, 1 EM दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लेयर के, मतलब हमने एक एलिमेंट के अंदर तकरीबन बहुत से प्रॉपर्टीज मल्टीपल प्रॉपर्टीज डिफाइन की गई हुई हैं। ये मल्टीपल स्टाइल रूल्स कहलाता है। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, देखें इसको क्लोज करो। अब देखो इसको कमेंट के अंदर पहले कर दो, इसको भी कमेंट क्रिएट कर दो या फिर इसको कमेंट के अंदर कर दो कॉपी करके लाइक दिस, सही है। अब देखो यहाँ पे अब मैं आपको एक H1 एलिमेंट है, दिस इज अ हेडिंग, या मुझे ना मल्टीपल स्टाइल रूल्स से ना इसको मल्टीपल स्टाइल की जो प्रॉपर्टीज होती है ना उससे मुझे इसको स्टाइल करना है। अब मैं कैसे करूँगा यार, इसको मुझे स्टाइल करना है। अब देखो उसके लिए आपको क्या करना है, बस H1 जिसको स्टाइल करना है वो डिफाइन करो, मुझे H1 अपने को स्टाइल करना है। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज दे दूंगा इसका 12 पिक्सल, कलर मैं दे दूंगा इसका जैसे कि मैं इसका कलर दे देता हूँ रेड दे देता हूँ, मैं इसका भी बैकग्राउंड भी दे देता हूँ, बस एंटर दबाते रहो आता रहेगा। बैकग्राउंड मैं दे देता हूँ, जैसे कि मैंने बैकग्राउंड दे देता हूँ लाइट ग्रे, मैंने बैकग्राउंड दे दिया इसको, और मैं इसको ऐसा करता हूँ। और जब ये सब मैंने दे दिया, अब फॉन्ट फैमिली में मैं देना चाहता हूँ यार पॉपिंस कॉमा सेंस सेरेफ लिखो, बस सेव रन हो गया। अब या मैं ये भी नहीं, मुझे अभी भी पसंद नहीं आ रहा, मैं इसको अलाइन मैं इसको सेंट नहीं, यहाँ मुझे अब इसको हवर में भी कर दें। तो H1 सेमी कॉलन हवर डिफाइन कर दूंगा, कर्ली ब्रैकेट एंटर। अब बस क्या करूँगा, हवर भी डिफाइन कर दूंगा। अब हवर में दे दूंगा जैसे कि बैकग्राउंड ग्रे, और इधर मैं दे दूंगा ट्रांजिशन 0.5%। तो देखो अब मैं इसको हवर करूँगा तो हवर भी होगा, और मैं ऐसा बोल दूंगा इसको कलर जो है वो ब्लैक में हो जाए, सेव रन। तो देखो सॉरी कलर ना ऐसा करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ वाइट में हो जाए, सेव रन। तो देखो ये देख रहे हो, इस तरीके से आप अपने एलिमेंट को
स्टाइल कर सकते हो। नाउ इधर बहुत सी प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू पेयर्स होते हैं जो सेपरेटेड होते हैं सेमीकोलन के साथ, लेकिन आप कीप डैम कर सकते हो एक सिंगल लाइन या फिर मल्टीपल लाइंस में, सही है। वो भी ज़्यादा बेटर रीडेबिलिटी के लिए आप कीप डैम कर सकते हो सेपरेट लाइंस के अंदर, सही है। फॉर अ वाइल आप समझ लो, डोंट बॉदर अबाउट द प्रॉपर्टीज जो मैंशन हुई हैं अब अबाउट दीज प्रॉपर्टीज विल बी एक्सप्लेन होंगी, ये एक्सप्लेन होंगी अभी कमिंग अप चैप्टर्स में। और आप फाइंड आपके ऊपर जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कलर, फॉन्ट वेट, लेटर स्पेसिंग, मार्जिन, बॉटम, टेक्स्ट फॉन्ट फॉर्म, ये अभी एक्सप्लेन होंगी कमिंग अप चैप्टर्स में। और आप फाइंड करोगे एक पूरी कंप्लीट डिटेल, वो भी अबाउट प्रॉपर्टीज के बारे में, वो भी CSS रेफरेंस के अंदर। अब जानते हैं ग्रुपिंग सेलेक्टर्स के बारे में, सही है। अब ग्रुपिंग सेलेक्टर्स असल में होते क्या हैं, देखें। आप अप्लाई कर सकते हो एक स्टाइल, वो भी बहुत से सेलेक्टर्स में, अगर आप चाहो। जस्ट आप सेपरेट कर सकते हो अपने सेलेक्टर्स विद द कॉमा के साथ, सेपरेट कर सकते हो। और ऐसा गिवन इन द फॉलोइंग एग्जांपल, देखें। अगर मैं चाहता, इन्होंने एग्जांपल भी दिए हुए, लेकिन मैं भी आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको तो कॉपी करो पूरा और इसको कमेंट के अंदर पेस्ट कर दो ताकि हमें डिस्टर्ब ना करे, सही है। समझ सकते हो क्या कहना चाह रहा हूँ, सही है। रखो ऐसे बस। अब देखो, मैं चाहता हूँ H1, दिस इज अ फर्स्ट हेडिंग। मैं फिर H2 डिफाइन करता हूँ, दिस इज अ सेकेंड हेडिंग। PDF नोट्स अभी तक जिन्होंने भी डाउनलोड नहीं है, जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें। और जो अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर दो। अब देखो, सेव करता हूँ मैं, रन। तो देखो यार, मैं अब चाहता हूँ, ये 3 मैंने हेडिंग डिफाइन किया। मैं चाहता हूँ यार, मुझे अलग अलग डिफाइन नहीं करना, बहुत टाइम लगता है, मेरा टाइम वेस्ट होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ इन तीनों एलिमेंट को मैं एक ही लाइन में स्टाइल कर लूँ। कैसे 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 बताता हूँ, ये बताऊँ। ये ग्रुपिंग सेलेक्टर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रुपिंग सेलेक्टर। मतलब तीन एलिमेंट को आप साथ ही स्टाइल कर रहे हो, ये ग्रुपिंग एलिमेंट कहलाता है। जैसे कि H1, H2, H3। अब मैं कुछ भी लिखूंगा वो H1 पे भी अप्लाई होगा, H2 पे भी अप्लाई होगा, H3 पे भी अप्लाई होगा। ये कहलाता है ग्रुपिंग सेलेक्टर्स। अब देखो क्या कहलाता है ग्रुपिंग सेलेक्टर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अब मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। देखिए, मैंने कलर दे देता हूँ। कलर आप जो देना चाहो आप दे दोगे, राइट। इन प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता, कलर प्रॉपर्टी इन सबके, ये आने वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है गाइस, सही है। अब यहाँ पे फॉन्ट फैमिली दे दो पॉपिंस। अब ये पॉपिंस, फॉन्ट फैमिली, ये सब अब मैं और चीज़ें जैसे डिफाइन कर, मैं बोलता हूँ यार मुझे इसको मुझे ना क्या चाहिए, इनका जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड का वो मुझे लाइट ग्रे में चाहिए, सही है। और मैं सॉरी लाइट ब्लू में चाहिए। और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ ये सब कुछ सेंटर में आ जाए। लेकिन मैं एक और चीज़ करना चाहता हूँ, मुझे अभी भी पसंद नहीं आ रहा है, मैं इन सबके ऊपर हवर कर दूँगा। तो मैं H1, H2, H3 करके हवर, अब इन सब पे हवर अप्लाई हो जाएगा, सही है। बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे दूँगा लाइट ग्रे, और मैं इसकी ट्रांजिशन दे दूँगा 0.5 सेकेंड। अब देखो हो रहा है सब पे हवर। ओके, हवर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई? H1, ओके सिर्फ H3 पे अप्लाई हो रहा है। ओके, सेव रन। यहाँ पे इधर ओके, अच्छा ये देखो, ये अभी ऐसा है, अभी मैं इसको हवर कर रहा हूँ, ये हो रहा है लाइट ग्रे में, लेकिन ये पूरे पे हो रहा है। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, इधर इसको बैक स्पेस करते हैं। और बैक स्पेस करने के बाद इसको भी बैक स्पेस कर दो, इसको भी बैक स्पेस कर दो, सेव रन। याद तो रहा, लेकिन मेरे ख्याल से हवर नहीं होता ये, बट आई थिंक सो ये होता है मेरे हिसाब से। यहाँ पे हो रहा है, H3 वाला हो रहा है। अभी आप देखें तो ये देखें, H3 वाला हवर हो रहा है इफ़ यू सी, लेकिन बाकी नहीं हो रहे, तो शायद कोई इश्यू होगा मेरे हिसाब से। तो अभी HTML में वैसे तो होता है मेरे हिसाब से, कॉमा, या फिर आप ऐसे लिख के देख लो। देखो हवर हो रहा है, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मेरा माउस आ रहा है, तो देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, मेरा भी माउस नहीं है, मैं माउस लाऊंगा हो रहा है, ये हटा दिया, ये लाया, हो गया। अब लेकिन अभी हवर का मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, रेड करता हूँ, सेव, ब्राउज़र पे आओ, ये देखो हो रहा है भाई, ये देख सकते हो।
तो हावर तो हो रहा है। ये इस तरीके से आप ये सब कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो। अब हावर भी इतना बड़ा ज़रूरी नहीं है, जो अभी है उस पर वो जानते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब लोग लाइट ब्लू में हो गए और सब कुछ हो रहा है, ये देख सकते हो। इस तरीके से आप इजीली से कर सकते हो, मतलब ये कहलाते हैं ग्रुपिंग सेलेक्टर्स। ये आप डिफाइन कर सकते हो अपने स्टाइल रूल, और एप्लीकेबल वो भी H1 पे, H2 पे और H3 एलिमेंट पे एज वेल। और जो आपका ऑर्डर होता है ना आपकी लिस्ट का, इस इन इररेलेवेंट। और जो आपके सारे एलिमेंट्स होते हैं ना सिलेक्टर के अंदर, उनके पास वो क्रॉस विल हैव अ करस्पॉन्डिंग डिक्लेरेशन अप्लाइड होता है उनके ऊपर। सही है। आप कंबाइन कर सकते हो वेरियस क्लास सेलेक्टर्स टुगेदर एज शोन बिलो। जैसे कि ये आपने आईडी डिफाइन की हुई है, हैशटैग कंटेंट फुटर। मतलब अगर आप कोई आइडिया डिफाइन करते हो, आप उन पे भी साथ में कर सकते हो। मतलब इन पे ही नहीं, सिर्फ बाकियों पे भी आप कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इधर मैंने इसको यूँ कर दिया और इसको भी कमेंट के अंदर कर देता हूँ। ऐसा करता हूँ कॉपी। अब देखो इधर, अब देखो यहाँ पे मैं एक डिव डिफाइन करता हूँ। इसके अंदर मैं एक के अंदर आईडी फुटर डिफाइन करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फुटर, और एक में आईडी एक डिव डिफाइन करता हूँ जिसके अंदर मैं आईडी दे देता हूँ हाँ वो हेडर की, और मैं इधर लिख देता हूँ हेडर। और एक आईडी में डिव की आईडी डिफाइन करता हूँ जिसके अंदर मैं लिखता हूँ नेवर। सही है। और फिर इधर मैं लिखता हूँ नेवर। अब देखो आप इन सबको भी स्टाइल कर सकते हो साथ में, ये नहीं सिर्फ H1 को स्टाइल करो, आप बाकी सबको भी कर सकते हो। किस तरीके से? बस आपने उनका आईडी लिख देनी। फुटर था एक, और दूसरा कौन सा था? दूसरा था हमारा फुटर हेडर नेवर। फुटर हेडर नेवर क्या था हमारा? फुटर हेडर नेवर। और कॉमा लगाना ज़रूरी है हर चीज़ में, फुटर हेडर नेवर। सही है। कॉमा नहीं लगाओगे तो एरर दे सकता है, एरर दे कह सकता है, देगा ही। सही है। कलर इसको रेड दे दो, बैकग्राउंड कलर एक्वा दे दो, ट्रांजी, और ऐसा करो फॉन्ट फैमिली पॉपिंस कॉमा सेंस सेरिफ। सेव करो, यहाँ पे रन करो। ये देखें हो गया। ये आप ऐसे भी कर सकते हो इन सब पे। तो अब हम लोग का ये वाला चैप्टर एंड हो चुका है, और इस चैप्टर में हमने बहुत से सेलेक्टर्स के बारे में जाना था, और चैप्टर का नाम भी था, क्या नाम था? CSS सिंटैक्स। इसमें जितने भी CSS के सिंटैक्स होते हैं उन सब के बारे में हमने जाना है। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अब अपने अगले चैप्टर पे चलते हैं, और जो हमारा अगला चैप्टर है उसमें आपको CSS इंक्लूजन, इसके अंदर आपको चीज़ें पता चलेंगी। हेड के बारे में पता चलेगा, एट्रीब्यूट्स के बारे में पता चलेगा, और भी बहुत चीज़ें के बारे में पता चलेंगी इस चैप्टर में। तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें के बारे में पता चलेगा। तो अभी तैयार रहो, अभी तो बहुत चीज़ें सीखनी है हमें। अभी तो तकरीबन हमारी 30 मिनट्स की वीडियो और रह गई है, पर इस वीडियो को हम एंड करेंगे। सही है। तो चलें अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बाय द वे नेम ऑफ CSS इंक्लूजन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो चले अपना तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, CSS इंक्लूजन। जैसे कि आपको मैंने बताया था, चलें स्टार्ट करते हैं। नाउ यहाँ पे 4 वेज होते हैं एसोसिएट करने के लिए स्टाइल्स को विद योर HTML डॉक्यूमेंट। मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है इनलाइन CSS एंड एक्सटर्नल CSS। मतलब यहाँ पे आपके 4 वेज होते हैं, मतलब आप एसोसिएट कर सकते हैं स्टाइल्स को अपने HTML के डॉक्यूमेंट के फाइल में। सही है। जो कॉमनली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले मेथड्स हैं वो होते हैं, एक दो हैं। वो एक होता है इनलाइन CSS और एक होता है एक्सटर्नल CSS, इम्बेड CSS, द स्टाइल एलिमेंट। देखें आप पुट कर सकते हो अपना CSS रूल अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर यूजिंग करते हुए स्टाइल एलिमेंट। ये टैग है, मतलब यहाँ पे ये टैग आप प्लेस कर सकते हो अंदर अपने हेड टैग के, और रूल्स जो हैं वो आप डिफाइन कर सकते हो यूजिंग करते हुए सिंटैक्स को जो अप्लाई करेंगे टू ऑल द जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उन पे जो अवेलेबल होंगे डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ पे इन्होंने एक जेनरिक सिंटैक्स दिया हुआ है। देखें यहाँ मैंने स्टाइल डिफाइन किया है, इसके अंदर इन्होंने टाइप टैग स्लैश CSS डिफाइन किया हुआ है। अब एट्रीब्यूट्स देखें, एट्रीब्यूट्स है ना वो एसोसिएटेड होते हैं स्टाइल एलिमेंट के साथ। आर एट्रीब्यूट वैल्यू डिस्क्रिप्शन जैसे कि टाइप टैग स्लैश CSS जो स्पेसिफाइज करता है आपकी स्टाइल शीट लैंग्वेज, ऐसा कंटेंट टाइप MIME टाइप। ये रिक्वायर्ड करता है एट्रीब्यूट मीडिया स्क्रीन, TTV, टीवी, प्रोजेक्शन, हैंड हेल्ड, प्रिंट, ब्रैली, ऑरल, ऑल। सही है। ये स्पेसिफाइज करता है द डिवाइस डॉक्यूमेंट जो डिस्प्ले होता है ऑन। डिफॉल्ट वैल्यू ऑल है, दिस एन ऑप्शनल एट्रीब्यूट, एक ऑप्शनल एट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, ये एक एम्बेड CSS है जो बेस ऑन हो रहा है अबव सिंटैक्स के ऊपर। मतलब यहाँ पे हमने स्टाइल टाइप टैग स्लैश CSS मीडिया ऑल लिखा है, तो इसके ऊपर उसके अंदर आप ये सारे कोड लिख सकते हो। सही है। अब इनलाइन CSS ये ऐसी था, इतना कोई इस्तेमाल नहीं करता है इसको, लेकिन इनलाइन CSS
ये यूज़ कर सकते हैं आप स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ एनी HTML एलिमेंट डिफाइन करने के लिए स्टाइल रूल्स। ये रूल्स अप्लाइड होते हैं आपके एलिमेंट पे ओनली जिनमें जेनरिक सिंटैक्स होता है। एट्रीब्यूट्स, वैल्यू डिस्क्रिप्शन, स्टाइल रूल्स, जो आपकी वैल्यू स्टाइल एट्रीब्यूट की वो एक कॉम्बिनेशन होती है स्टाइल डेकोरेशन की, जो सेपरेट होते हैं बाय सेमीकोलन। यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है इनलाइन सीएसएस की जो बेस है अबव सिंटैक्स के ऊपर। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं इनलाइन सीएसएस कैसे देते हैं। देखें, अब आपको यहाँ पे इन्होंने इनलाइन सीएसएस की एग्जाम्पल दी हुई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारी तो फाइल पहले से बनी हुई है, इसको कॉमेंट के अंदर रख दो। ये जो हमने डिफाइन किया था इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ पे आओ, उसको भी कॉपी करो, इधर आओ, पेस्ट कर दो। सही है। अब देखो यहाँ पे आता हूँ मैं, इसको इधर मैं डिफाइन करता हूँ। देखो इनलाइन सीएसएस मतलब आप आपने H1 डिफाइन किया, इसके अंदर आप स्टाइल लिखते हो और स्टाइल के अंदर आप इसको स्टाइल कर रहे हो जैसे इस तरीके से। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इनलाइन सीएसएस। क्या कहलाता है? ये इनलाइन सीएसएस। मतलब आप इसके अंदर लिख सकते हो दिस इज अ इनलाइन ऑफ कोड विद रेयान। सही है, ये कहलाता है इनलाइन सीएसएस। सही है, दिस इनलाइन सीएसएस फ्रॉम कोड विद रेयान, इस तरीके से। मतलब आप किसी एक एलिमेंट के अंदर स्टाइल डिफाइन करके उसको स्टाइलिंग कर रहे हो, ये कहलाता है इनलाइन सीएसएस। ओके, नाउ ये हो गया इनलाइन सीएसएस। ये दो बड़े चार होते हैं वैसे, लेकिन दो इंपॉर्टेंट है। एक इनलाइन, एक्सटर्नल। इनलाइन इस तरीके से डिफाइन होता है, मतलब आप H1 के अंदर आप कुछ भी लिख रहे हो, मतलब स्टाइल डिफाइन करके, तो ये इनलाइन सीएसएस कहलाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये अप्लाई भी हो रहा है, आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ग्रीन कलर फॉन्ट में आ रहा है, ये देख सकते हैं। अगर आप चाहते हो कलर चेंज कर दो तो आप ये कर सकते हो। ये कहलाते हैं इनलाइन सीएसएस। अब दूसरा है एक्सटर्नल सीएसएस। देखें, द लिंक एलिमेंट। जो लिंक एलिमेंट है वो यूज होता है इंक्लूड करने के लिए एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल इन द डॉक्यूमेंट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट सेपरेट करता है आपकी टेक्स्ट फाइल विद डॉट सी एस एक्सटेंशन। डू यू डिफाइन ऑल द स्टाइल रूल विद इन द टेक्स्ट फाइल एंड देन यू कैन इंक्लूड दिस फाइल इन एनी HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग लिंक एलिमेंट। इसका ये क्या कहना चाह रहा है आप सारे, ये अंग्रेजी बोला जा रहा है, लेकिन ये कहना क्या चाह रहे हैं? देखो, इसका मतलब होता है आप HTML डॉक्यूमेंट के अंदर एक लिंक एलिमेंट होता है। आप लिंक के अंदर आप अपनी जो आप CS, मतलब आपको दिखाता हूँ, जैसे कि CSS की भी एक फाइल बनती है, जैसे फाइल न्यू फाइल। आप यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एक्सटेंशन होता है CS की फाइल को बनाने के लिए, एंटर। और जहाँ पे आपने अपनी HTML की फाइल बनाई है वहीं पे CS की फाइल बनाओ। तो ऐसे अब आप इस तरीके इसके अंदर आप जैसे कि H1, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, उसको कॉपी करो। मतलब इसके अंदर आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि मैं बोल दूँ कलर ग्रीन, मैं दे दूँ यहाँ पे फॉन्ट फैमिली पॉपिंस, कॉमा सैंस सेरिफ, और फिर यहाँ पे मैं दे देता हूँ उसको बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ उसका एक्वा, सॉरी रेड दे देता हूँ। चलो तो सेव करूँ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इधर H1 डिफाइन करूँ, अब ये लिखूँ दिस इज़ अ एक्सटर्नल सीएस, तो ये अप्लाई नहीं होगा। अभी देखना, ये अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने HTML की फाइल को लिंक नहीं किया किसके साथ? CS की फाइल के साथ। तो वैसे आप ऐसे कैसे करते हो? आपने अपने हेड एलिमेंट के अंदर लिंक डिफाइन करना है और फिर लिंक के बाद आपने एंटर दबा देना है। यहाँ पे अपनी CS की फाइल का नाम लिख दो, मेरा स्टाइल तो CS सेव रन। अब आप कुछ भी लिखोगे वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। देखें यहाँ पे हो गया। अब कलर ग्रीन ना दो, वाइट दे दो, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं फिर। देखें, ये देख सकते हो। तो इस तरीके से एक्सटर्नल CS कहलाता है। मतलब आप CSS की फाइल के अंदर अपने CS के कोड डिफाइन कर रहे हो तो ये एक्सटर्नल CS कहलाता है। सही है। अब यहाँ पे ना जेनरिक सिंटैक्स भी दिए हुए, लेकिन मैंने आपको करके दिखा दिए। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट एसोसिएटेड होते हैं स्टाइल एलिमेंट से। एट्रीब्यूट वैल्यू डिस्क्रिप्टिव टाइप टैग स्लैश CSS स्पेसिफाइज करता है स्टाइल शीट लैंग्वेज आपके कंटेंट टाइप का, जैसे कि MI या ME टाइप का। यह एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड होता है। href URL स्पेसिफाइज करता है आपकी स्टाइल शीट फाइल जो लेते हैं स्टाइल रूल्स। ये एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड होता है मीडिया स्क्रीन के लिए, जैसे TTY, टीवी, प्रोजेक्शन, हैंड हेल्ड, प्रिंट, ब्राइली और ऑल। सही है। और ये स्पेसिफाई कर सकते हैं आपकी डिवाइस, वो भी डॉक्यूमेंट की जो डिस्प्ले होती है ऑन। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज ऑल, ये एक ऑप्शनल एट्रीब्यूट होता है। देखिए यहाँ पे इन्होंने कंसीडर किया है एक सिंपल स्टाइल शीट फाइल विद अ नेम माई स्टाइल डॉट CSS, और इन्होंने ये सब लिखा हुआ है। सही है। तो इस तरीके से आप H1, H2, H3 करके कर सकते हो। नाउ आप ऑल्सो इंक्लूड कर सकते हो दिस फाइल माई स्टाइल डॉट CSS एनी HTML डॉक्यूमेंट पे एज फॉलोज। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ऐसे इस तरीके से इसको लिंक किया हुआ है, और जो भी ये लोग अब डिफाइन करेंगे माई स्टाइल डॉट CS के अंदर वो HTML में डिफाइन होता रहेगा। सही है। इस तरीके से अब अपने ऊपर आ जाते हैं कहाँ पे हम नीचे कहाँ चले गए। अब देखो इम्पोर्टेड CSS इम्पोर्ट रूल। इम्पोर्ट यूज़ होता है इम्पोर्ट करने के लिए एक्सटर्नल स्टाइल शीट इन मैनर सिमिलर
टू द लिंक एलिमेंट। यहाँ पे एक जनरेशन टैक्स है, वो भी इम्पोर्ट रूल का, ये देख सकते हैं, इम्पोर्ट URL। यहाँ पे एक URL दिया है, URL इज द URL, वो भी स्टाइल सीट का, जो ले रहा है एक स्टाइल रूल्स। और आप यूज़ कर सकते हो एक और सिंटैक्स एज वेल, इस तरीके से, इस तरीके का भी सिंटैक्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग एक एग्जाम्पल होती है जो शोइंग कर रही है आपको कैसे आप इंपोर्ट करोगे स्टाइल सीट फाइल इनटू एन HTML डॉक्यूमेंट। ये रहा है CSS रूल्स ओवरराइडिंग। अब हमने डिस्कस किया हमने 4 वेज इंक्लूड करने के लिए स्टाइल सीट रूल्स HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ पे एक रूल है ओवरराइड करता है एनी स्टाइल सीट रूल। फर्स्ट, एनी इनलाइन स्टाइल, कोई सी भी इनलाइन स्टाइल सीट टेक्स करती है एक हाईएस्ट प्रायोरिटी। सो ये ओवरराइड कर सकते हैं एनी रूल डिफाइन इन स्टाइल। स्टाइल टेक्स्ट और रूल्स डिफाइन होते हैं किसी भी एक्सटर्नल स्टाइल सीट फाइल के अंदर, और एनी रूल, कोई सा भी रूल डिफाइन हो सकता है स्टाइल टेक्स्ट के अंदर जो ओवरराइड कर सकता है आपके रूल्स को, जो डिफाइन हो सकता है इन एनी एक्सटर्नल स्टाइल सीट फाइल। एनी रूल, कोई सा भी रूल जो इन एक्सटर्नल स्टाइल सीट के फाइल के पास होता है वो टेक्स्ट करता है कम से कम प्रायोरिटी और रूल्स डिफाइन। इस फाइल में हमने अप्लाइड किया ओनली व्हेन अबव 2 रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल। हैंडलिंग ओल्ड ब्राउजर्स, देखिए यहाँ पे स्टिल मैनी, बहुत से ओल्ड ब्राउजर्स होते हैं जो नहीं सपोर्ट कर पाते CSS को। बहुत से ओल्ड ब्राउजर्स होते हैं जो CS के कोड को सपोर्ट नहीं कर पाते। सो हम लोग टेक करेंगे कि हम लोग उसका भी ध्यान रखेंगे, लेकिन हम राइटिंग करेंगे और इम्पेंड करेंगे अपने CSS को HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। और जो फॉलोइंग स्टेप्स हैं वो शोज करेंगे कैसे आप यूज़ करोगे कॉमेंट टैग्स को हाइड करने के लिए द ओल्ड CS फ्रॉम ओल्डर ब्राउजर्स, इस तरीके से। आइए अब हम लोग अपनी CSS कमेंट्स के बारे में जानते हैं, मतलब CSS में कमेंट्स कैसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम रिस्पॉन्सिव करना जानेंगे, फिर उसके बाद हम CSS कलर्स के बारे में जानेंगे, फिर CSS में फॉन्ट फैमिली कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में जानेंगे। आइए CSS कमेंट्स। देखिए बहुत दफ़ा आप नीड करते हो पुट करने के लिए एडिशनल कमेंट्स अपने स्टाइल सीट के अंदर ब्लॉक्स। सो इट इज़ वेरी इजी, बहुत आसान होता है टू कमेंट करने के लिए एनी पार्ट, वो भी स्टाइल सीट के अंदर। सो इसलिए आप यूज़ कर सकते हो, पुट कर सकते हो अपने कमेंट्स को अंदर /* के। यहाँ पे एक कमेंट है इन स्टाइल सीट, आप यूज़ कर सकते हो */* कमेंट करने के लिए अपने मल्टी लाइन ब्लॉक्स को। सिमिलर वे यू डू इन C, और ऐसे ही सिमिलर वे में आप C और C+ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हो। अब देखें जब भी आपको कमेंट डिफाइन करना होता है CSS के अंदर, तो मैं आपको CS की फाइल के अंदर ही कमेंट करके दिखा देता हूँ। तो आपको मतलब अगर आप यहाँ पे स्टाइल के अंदर भी ऐसे डिफाइन करते हैं वैसे ही डिफाइन होगा जैसे इधर है। तो देखो जब भी आपको कमेंट डिफाइन करना है आप इस तरीके से कर सकते हो, दिस इज कमेंट, मतलब इस तरीके से, ये देखें कमेंट बन गया। अब आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब यहाँ पे हमारा सेक्शन है, यहाँ पे हमारा सेक्शन एंड हो रहा है। अब आप इसको अपने कोड के आगे भी कमेंट डिफाइन कर सकते हो, ऐसे कि दिस इज अ कमेंट। अब इसको क्लोज कर दो, ये देखें। और आप कोड के बीच में भी अपने कमेंट डिफाइन कर सकते हो, ये देखें हेलो। अब देखो सेव करूँ रन करूँ फिर भी अप्लाई हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप कमेंट डिफाइन कर सकते हो। ओके, इतना भी बीच में नहीं करना, सेव रन। ये देखें रेड कलर आ रहा है, लेकिन हमने कोड के बीच में अपना डिफाइन किया हुआ है कमेंट। तो इस तरीके से आप कमेंट डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे भी, सही है। अब हमने जब इतना जान लिया तो हम जानते हैं अपनी चीज़ों को रिस्पॉन्सिव कैसे किया जाता है, मतलब रिस्पॉन्सिव करते हैं ना अपनी चीज़ों को, तो वो कैसे किया जाता है। तो अब मैं आपको वो बताता हूँ कि हाउ यू कैन डू योर थिंग्स इन द रिस्पॉन्सिव, ये सब। तो इसके बारे में बताता हूँ। अभी मैंने आपको बहुत से सेलेक्टर्स के बारे में बताया है जो जिसमें हर चीज़ मैंने आप कवर की है, सही है। बहुत चीज़ें उसमें मैंने कवर की है, कैसे आप कलर देते हो, कैसे आप इनपुट डिफाइन करते हो। चाइल्ड सेलेक्टर्स के बारे में भी हमने जाना है, हमने फिर जाना है आईडी के बारे में जाना है, हमने क्लास को हम लोग कैसे अपने CS में डिफ़ाइन करते हैं, बहुत चीज़ें के बारे में जाना है। लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि कैसे हम कलर डिफ़ाइन करते हैं, ये सब हम लोग अब जानते हैं। वैसे कि मैंने आपको अगर नहीं बताया, लेकिन मैं अब आपको बता देता हूँ क्योंकि बड़ी मेन थिंग है। अगर जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं उनको बता देता हूँ, जिनको नहीं पता है सिर्फ उनके लिए। बाकी अगर जिनको पता भी है तो वो भी देख लें, ताकि उनको थोड़ी और चीज़ें भी उनको समझ आ जाएंगे, और भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ तो उनको शायद थोड़ी और भी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि ये क्या होता है वो क्या होता है। तो चलिए, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। कलर्स के बारे में जानते हो, ये मैंने आपको अपना जो हमारा नीचे नोट्स हैं वो भी आप उठा लेना,
वो भी उठाना मत भूलना, ज़्यादातर लोग भूल जाएंगे तो भूलना मत, उठा लेना, क्योंकि मैंने इस कोर्स में आपको बहुत सी नई नई और अच्छी चीज़ें बताई हुई हैं। तो चलिए अब CS कलर्स के बारे में जानते हैं। देखिए CSS कलर, अब आप CSS कलर्स कैसे डिफाइन करते हो, कैसे करते हो, तो देखें यहाँ पे आपके पास 3 टाइप के कलर्स होती हैं, सही है, 3 नहीं मेरा मतलब है 4 टाइप्स के कलर होते हैं। कितने टाइप के? 4। अब मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। पहला होता है एक RGBA, हैक्स, HSL और HSLA 5। अब देखिए इसमें RGBA एक हो गया, HSL HSLA, मतलब आप ये समझ लो तकरीबन ये 3 होते हैं, 3 कलर्स होते हैं, याद रखना, सही है। एक RGBA, HSLA और RGBA, HSLA और हैक्स, सही है। तो अब आप इनको कलर कैसे दे सकते हो? देखें लोग H1 डिफाइन करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमेशा जब अगर आपको सिंपल कलर देना है, हैक्स कलर बताऊँ क्या डिफाइन करते हैं? ये कहलाता है हैक्स कलर, जैसे कि आपने सिर्फ वाइट दे दिया, ये कहलाता है हैक्स कलर, सही है। और अगर आप कलर कोड डिफाइन करते हो, जैसे कि #000, ये भी कहलाता है, क्या कहलाता है? ये भी कहलाता है हैक्स, मतलब जो शुरू के 2 0 हैं वो रेड हैं, जो मिड के 2 ब्लू हैं वो ग्रीन है, और जो आखिरी के 2 ब्लू हैं वो ब्लू हैं, और जो आखिरी के 2 0 हैं वो ब्लू हैं, सही है। तो हैक्स ये कहलाता है, मतलब अगर आप कलर कोड के अंदर और अगर आप इसको वैसे कलर में डिफाइन करते हो तो हैक्स कहलाता है, सही है। अब कलर हमने जान लिया, अब हम लोग जानते हैं RGB है। देखें RGB और RGB है। देखें RGB जो आप मिड में आप लिखते हो, जैसे कि 256, ये कहलाता है रेड। आप यहाँ पे लिखते हो कुछ भी, जैसे कि 15, ये कहलाता है ग्रीन। अगर आप यहाँ पे लिखते हो 10, ये कहलाता है ब्लू। तो ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है RGB। और देखें ये 255 से ऊपर नहीं जाते, किससे? 255 से। देखें 6, अगर मैं 255 से ऊपर दे दूँ, अगर अभी देखें इसको रिमूव कर दो, अगर मैं इसको 255 से ऊपर दे दूँ तो देखें यहाँ पे कलर चला गया, अभी जो आ रहा था। अब तो यहाँ पे रेड कलर क्यों आ रहा है हमारे पास? क्यों आ रहा है रेड कलर? क्योंकि हमने सबसे हाईएस्ट रेड किया हुआ है 255, और शुरू वाला रेड है और जिसको हमने सबसे हाईएस्ट किया हुआ। अगर मैं इसको भी थोड़ा हाईएस्ट कर दूँ 155, तो देखो कलर थोड़ा पिंक आ जाएगा, देख सकते हो क्यों? क्योंकि रेड और ब्लू जब थोड़ा कंबाइन होता है तो पिंक बन जाता है। तो ये RGB। अब हमने RGB के बारे में जान लिया, हैक्स के बारे में जान लिया, तो इनको कमेंट में डिफाइन कर देता हूँ। अब हम लोग जानते हैं अपना किसके बारे में? RGB। अब देखो RGB भी बिल्कुल वैसे ही डिफाइन होता है, रेड ग्रीन ब्लू, लेकिन इसमें एक नई चीज़ ऐड हो जाती है, अल्फ़ा। क्या डिफाइन, एक क्या नई चीज़ ऐड हो जाती है? अल्फ़ा ऐड हो जाता है। अब रेड में आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे 155 इसको दे दिया मैंने, इसको मैंने 10145 दे दिया, और इसको मैं 255 दे देता हूँ। अब अल्फ़ा क्या करते हैं? ओपेसिटी कम या बढ़ाता है। 0.5 अगर मैं करता हूँ तो ये ओपेसिटी कम कर देगा। अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो ये फुल जो कलर है वही देगा, सही है। 0.5 से थोड़ी ओपेसिटी कम हो जाती है, सही है, तो देख सकते हो कम हो रही है। अगर मैं इसको 255 दे देता हूँ तो देखो ये अभी ऐसा आ रहा है। अब लाइट करूँ मैं, सॉरी अभी मैंने लाइट किया हुआ है, अगर मैं इसको अभी डार्क करूँ, अगर मैं असली कलर लाऊँ तो देखो असली कलर आ जाएगा, ये आ गया। तो इस तरीके से, और ये आपने याद रखना है, अगर आप इसको हर किसी को 255 दे दोगे तो ये आ जाएगा वाइट कलर में। अगर आप हर किसी को 0 दे दोगे तो ये कहला देगा रेड ब्लैक। तो ऐसे ही सीन हैक्स में, मतलब हैक्स में अगर आप सबको सारे, इसमें तकरीबन आपके कितने लेटर्स होते हैं याद रखना? 6 लेटर्स होते हैं, 2 रेड, 2 ग्रीन और 2 ब्लू, सही है। अगर आप इन सबको 0 कर दोगे तो ये ब्लैक में बन जाएगा, और अगर आप सबको अगर आप F कर दोगे तो ये वाइट में बदल जाएगा, सही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। RGB में ओपेसिटी नहीं होती, लेकिन RGB एक ओपेसिटी भी ऐड कर देता है अगर आप RGB लिखोगे। RGB है, सही है। अब हम लोग ने ये भी जान लिया। अब हम लोग जानते हैं अपना, एक मिनट में RGB लिख देता हूँ और इधर से कॉमेंट एंड कर देता हूँ। अब हम लोग HSL और HSLA रह गया। अब HSL क्या करता है? अब देखो यहाँ पे कलर HSL में आपके 3 चीज़ें होती है, ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस। शुरू में आपका ह्यू होता है, बीच में आपका सैचुरेशन होता है, आखिर में आपका लाइटनेस होता है, सही है। ह्यू में आप दे सकते हो ह्यू जैसे 255, ये भी 255 से ऊपर नहीं होते कभी, याद रखना।
132 दे दो आप इसको, किसी को 33 दे दो, किसको लाइटनेस को आप दे दो 142। सॉरी मैंने बहुत ऊपर ही दे दिया। सेव रन, तो देखो इस कलर में आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, उसको मैं 20 करता हूँ, सेव रन, तो इसको यहाँ पे ऐसा करो % सेव रन। ओके आ नहीं रहा, 1 मिनट। यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे आपको अगर आपको और पढ़ना है HSL के बारे में तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं HSLA मीन्स। यहाँ पे HSL नहीं, HSLA नहीं, मेरा मतलब है HSL। तो ये मतलब आप HSL मतलब जैसे कि आपको बताया हाई हेयर सैचुरेशन लाइटनेस, इसका मतलब ये होता है, ये इसका ये मतलब होता है। और आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं इनके बारे में, और लेकिन मैं आपको बता भी रहा हूँ, आपको फुल कोर्स में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप इसको डिफाइन करते हो, कैसे ये कर सकते हो। बाकी यहाँ पे और भी डॉक्यूमेंट्स में बताए हुए गए हैं कि कैसे आप करते हो कैसे नहीं करते, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे करना होता है। इसको यहाँ पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे अभी वाइट कलर आया ट्रांसपेरेंट, क्यों? क्योंकि याद रखना ये, अगर आप देखो यहाँ पे HSL आपने हर किस में % लगा देना, कॉमा मत लगाना। अब देखो 40 20 10, तो ऐसे आप HSLA कलर डिफाइन कर सकते हो। ये देख सकते हो ग्राउंड। अब अगर आप इसको चेंज करते रहोगे कलर बदलता रहेगा। मैं इसको 50 कर दूंगा, कलर बदल गया। अगर मैं इसको 100 कर दूं, सेव रन, कलर बदल गया। अगर मैं इसको कर दूं 300, अब देखो 300, सेव रन। और ये याद रखना अगर आप इसको 400 कर दोगे, देखो 400 में भी दे रहा है, अगर आप इधर दे दोगे 400 तो ये नहीं देगा। अगर आप यहाँ पे 300 दे दोगे अभी भी नहीं देगा। अगर आप इसको 100 दे दोगे फिर दे देगा, सही है। अगर आप इसको 150 दे दो अभी भी नहीं देगा, 20, तो ऐसे दे रहे हैं, देख सकते हो। इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हो हेयर सैचुरेशन का, सही है। HSL मतलब रेड ग्रीन ब्लू, मतलब या 400 यहाँ से ह्यू आपकी कंट्रोल होती है, यहाँ से आपकी सैचुरेशन, यहाँ पे आपसे लाइटनेस, जो आपकी लाइटनेस है वो कंट्रोल होती है, सही है। इस तरीके से आप कर सकते हो। ये याद रखना हमेशा, ये 100 से जो आपकी ये वाली है ना सैचुरेशन और लाइटनेस, ये कभी भी 100 से ऊपर नहीं जाती जो आपकी सैचुरेशन और लाइटनेस है। लेकिन जो आपका ह्यू है वो 100 से ऊपर जा सकता है, 360 तक जा सकता है। सिर्फ कहाँ तक? सिर्फ 360 तक, 360 से या अबव नहीं जा सकता, सही है, आपका ह्यू। ओके याद रखना। अब ये हमने जान लिया किसके बारे में, अब हमने HSL के बारे में भी जान लिया। तो अब हमने HSL के बारे में जान लिया, अब हमारा रह गया HSLA। अब देखें HSL और HSLA में इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन HSLA क्या करता है, HSLA जैसे कि RGB एक ओपेसिटी ऐड करते हैं ना, वैसे ये भी एक ओपेसिटी ऐड करता है। देखिए मैंने यहाँ पे 250 दिया, यहाँ पे मैं इसको याद रखना है सैचुरेशन और लाइटनेस में % ऐड होती है। क्या ऐड होती है? %। अब लाइटनेस आप जितनी ज़्यादा दोगे या कम दोगे उतना बढ़ेगा। अब मैं अल्फ़ा दे देता हूँ, अल्फ़ा में 0.5 दे दिया मैंने, जैसे सेव रन, तो देखो इस तरीके का कलर आए। अगर मैं इसको सही 1 दे दूँ तो जो आपका मेन कलर है वो आ जाएगा, देख सकते हो। अगर मैं इसको मैं 150 का दे रहा हूँ भाई, इसको ऐसा करो 20 तो ये कलर आ रहा है। अगर मैं इसको दे देता हूँ, अब ये इतना लाइट क्यों आ रहा है? हालांकि इतना लाइट क्यों आ रहा है? क्योंकि अपने लाइटनेस थोड़ी बढ़ाई है, लाइटनेस को तो कम करूँ ना। अब देखो डार्क हो गया, लाइटनेस को थोड़ा ज़्यादा करो। अब देखो मैं इसको 0.5 करूँगा, लाइट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने ओपेसिटी कम कर दी। अल्फ़ा का मतलब होता है ए का मतलब होता है HSLA, मतलब हेयर सैचुरेशन लाइटनेस और अल्फ़ा, सही है। तो ये HSLA कहलाता है, सही है। तो आई होप आपको इसके बारे में भी समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग ने हमने HSLA के बारे में जान लिया, अब हम लोग ने HSL के बारे में जान लिया, RGB और कलर। अब रिस्पॉन्सिव में कैसे करते हैं अपने टेक्स्ट को, देख जब भी आपको रिस्पॉन्सिव करना होता है, आपको सबसे पहले जिस चीज़ को रिस्पॉन्सिव करना है, पहले आपने जब भी रिस्पॉन्सिव करना होता है चीज़ को, आपको मीडिया को डिफाइन करनी होती है, @मीडिया स्क्रीन। क्या डिफाइन करना होता है? मीडिया स्क्रीन। और ये कोडिंग की फाइल मैं आपको लिंक में दे दूंगा, दोनों, सही है। HTML और CSS की मीडिया स्क्रीन, मीडिया आप डिफाइन करते हो यहाँ पे स्क्रीन, तो इसके अंदर आप मैक्स विड्थ डिफाइन करके
मतलब रिस्पॉन्सिव कितना देना चाहते हो, 500 पिक्सल। और जिस जिस चीज़ को आपको रिस्पॉन्सिव में करना है, ऐसे कि मुझे H1 को रिस्पॉन्सिव में करना है, मैं कहता हूँ रिस्पॉन्सिव में क्या हो गया, टेक्स्ट अलाइन। अब मैं चाहता हूँ अगर मैं जब मैं रिस्पॉन्सिव करूँ तो मेरा जो टेक्स्ट है वो कैपिटल में हो रहा है। इसको यहाँ पे @media स्क्रीन मीडिया स्क्रीन। फिर यहाँ पे आप डिफाइन कर दो किसको आपको रिस्पॉन्सिव देना है, H1 को, तो आप उसका कलर डिफाइन कर दो। कलर अगर मैं चाहूँ कि अगर ये रिस्पॉन्सिव में जैसी हो या एक्वा में हो जाए, तो सेव रन, तो ये एक्वा में आ रहा है अभी, देख सकते हो। और रिस्पॉन्सिव में भी एक्वा में ही आएगा, ये देख सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसको रिस्पॉन्सिव में वेरी इजली एज @media स्क्रीन, अब मैक्स विड्थ 500 पिक्सल्स। इस तरीके से अगर आपकी कोई डिव है, जैसे कि मैं बोलूँ, जैसे कि आप H1 है तो H1 को आप हाइट दे सकते हो उसकी, ऐसे कि कुछ भी दे सकते हो और कलर भी दे सकते हो। इस तरीके से हमेशा रिस्पॉन्सिव में किया जाता है। हाउ टू डू रिस्पॉन्सिव, तो आप ये भी यहाँ पे पढ़, लेकिन मैंने आपको नोट प्रोवाइड किए हैं, आप नोट में जाकर के पढ़ सकते हो। हाउ टू डू थिंग्स, हाउ टू डू रिस्पॉन्सिव, यस सही है। तो है हमेशा मीडिया क्वेरी से रिस्पॉन्सिव होता है, ये याद रखना। जब भी आपकी कोई चीज़ रिस्पॉन्सिव में होती है CS के अंदर, वो हमेशा ये देखिए मीडिया स्क्रीन यहाँ पे इस तरीके से, हमेशा इस तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिव होती है, तो ये याद रखना है आपने, सही है। तो सबसे मेन थिंग आपको बताइए, जब भी आपको कोई चीज़ रिस्पॉन्सिव करनी होती है, आपने मीडिया स्क्रीन और फिर एंड मेन विड्थ और फिर इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। और फिर मतलब अब मैं चाहूँ मुझे H1 को करना है तो मैं उसका कलर दे दूँगा ऐसे कि रेड, सेव रन। तो अब मैं जब भी रिस्पॉन्सिव में करूँगा इसको, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, सही है। तो ये याद रखना। देखिए मैं इसको रिस्पॉन्सिव में किया तो रेड में हो गया, वैसे ये दिख नहीं रहा। अगर मैं इसको थोड़ा कलर दे दूँ, अगर मैं इसको बोलूँ ये ब्लू, अब देखो अभी ये कौन से कलर में, ब्लू में। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं रिस्पॉन्सिव में इसको करूँगा ये रेड में हो जाएगा, देखो रिस्पॉन्सिव हो रहा है। F12 दबा के रिस्पॉन्सिव होता है, देख सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो इसको दबा दो, यहाँ पे ये बटन आ रही है, सही है। तो ये देखें रेड कलर में हो गया जब भी रिस्पॉन्सिव में। अगर मैं बोलूँ रिस्पॉन्सिव में जैसे ही हो, ये इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो इटैलिक में हो जाए, तो सेव रन। तो देखो इटैलिक में भी हो रहा है, देख सकते हो। अगर आप चाहते हो इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ रहा है तो आप वो भी कर सकते हो, देखो सेव रन, तो देखो इसका फॉन्ट साइज़ भी बढ़ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ये इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को रिस्पॉन्सिव में कर सकते हो बहुत आसानी तरीके से, सही है। ये आपको रिस्पॉन्सिव भी करना दिखा दिया कि जब भी आपको कोई चीज़ रिस्पॉन्सिव में करनी होती है तो आप CS के अंदर कैसे कर सकते हो। अब मैंने आपको कलर के बारे में, ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये मैंने आपको अभी CSS कलर्स का चैप्टर तो एंड हो गया, CS रिस्पॉन्सिव का भी चैप्टर एंड हो गया। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा CSS फॉन्ट्स का, फॉन्ट्स कैसे डिफाइन करते हैं। अब इसमें मैं फॉन्ट्स के अंदर आपको बताऊंगा फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट ये वो, तो आपको दिखाता हूँ। तो देखो जब भी फॉन्ट आपको डिफाइन करना होता है तो क्या हो गया, तो देखो जब भी आपको फॉन्ट डिफाइन करना होता है, आपको सबसे पहले फॉन्ट फैमिली, अगर आपको फॉन्ट डिफाइन करना है तो आपको फॉन्ट फैमिली का टैग डिफाइन करना है, जिसके अंदर आपको कोई सा भी फॉन्ट देना है आप लिख लो। जैसे मैं चाहूँ पॉपिंस, तो मैं पॉपिंस कॉमा सैंस सेरिफ, ये सेव करो रन करो, पॉपिंस में फॉन्ट हो गया, सही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसको ऐसा करो, इसको भी कमेंट में करो पूरे को। अब देखो ये हो गया पॉपिंस में, ये देख सकते हो। अगर मैं चाहूँ या मुझे पॉपिंस में नहीं चाहिए, मैं मॉन्सीरट कर देता हूँ, तो ये मॉन्सीरट में हो जाएगा, सेव रन, मॉन्सीरट में हो गया। तो इस तरीके से आप फॉन्ट दे सकते हो। अगर मैं चाहूँ फॉन्ट फैमिली इस तरीके से हमेशा डिफाइन की जाती है, सही है। फॉन्ट और फिर यहाँ पे फॉन्ट आप कौन सा देना चाहते हो आप वो फिर डिफाइन कर दो, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, सही है। तो नाउ अब हमने फॉन्ट फैमिली, अब फॉन्ट साइज़, मतलब मैंने आपको ये बता दिया कि फॉन्ट कैसे देते हैं, फॉन्ट साइज़ कैसे देते हैं। अब देखो अगर आपको अपने हमेशा फॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है, मतलब उसका थोड़ा साइज़ बिगर करना है, तो आपको यहाँ पे फॉन्ट साइज़ लिखना है। फॉन्ट साइज़ लिखो
फॉन्ट साइज़ का मतलब आप उसका तुमने साइज़ क्या देना चाहते हो, ये नहीं कि स्मॉल मीडियम लार्ज लार्जर, मतलब 10 पिक्सल्स करोगे तो ये छोटा हो रहा है, देख सकते हो। सॉरी ये क्या हो गया, ये छोटा हो गया। अगर मैं इसको बोलूँ यार मुझे ना 50 पिक्सल्स करना है, तो आप देखो 50 पिक्सल्स ये बड़ा हो गया। देखो मैं हालांकि जूम नहीं 100 पे रखता हूँ। अब अगर मैं इसको चाहूँ यार मुझे 150, सेव रन, देखो बड़ा और हो गया, ये देख सकते हो, बड़ा हो गया। इस तरीके से आप फ़ॉन्ट साइज़ को भी दे सकते हो। अभी हम लोग ये फ़ॉन्ट का चैप्टर चल रहा है, फ़ॉन्ट्स, यस फ़ॉन्ट्स, सही है। अब हम लोग जानते हैं मतलब आप फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे दे सकते हो, मतलब इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, डैश। तो आपको उसके लिए सिर्फ फ़ॉन्ट स्टाइल लिखना होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल एंटर लिख दो। अब आपको उसको इटैलिक में देना है, आप इटैलिक लिख दो, सेव रन, इटैलिक में हो जाएगा, देख सकते हो। अगर आप इसको चाहो, आप इसको बोल्ड में देना चाहते हो तो आप बोल्ड लिख दो, तो सेव रन, बोल्ड में हो जाएगा। अगर आप इसको चाहते हो बोल्डर में देना, तो मतलब बोल्डर इसमें नहीं होता, इटैलिक होता है इसमें, सिर्फ इटैलिक, सही है। तो आप इसको इटैलिक में दे सकते हो। अगर आप इसको चाहते हो अंडरलाइन में, तो अंडरलाइन भी आप दे सकते हो, सही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इटैलिक में कर सकते हो फ़ॉन्ट स्टाइल। अब हम लोग ने अपने फ़ॉन्ट फैमिली के बारे में जान लिया, फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में जान लिया, अब फ़ॉन्ट वेट के बारे में जानते हैं। अब आप फ़ॉन्ट को, अपना फ़ॉन्ट का जो वेट होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब बोल्ड या बोल्डर। आपको पर फ़ॉन्ट वेट लिखना है। अब आप क्या ना देना चाहते हो, अगर मैं 300 बोलूँ तो 300 से थोड़ा कम हो गया। अगर मैं इसको चाहूँ यार 300 बहुत कम है, 500, तो ये थोड़ा ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा। अगर आप 100 दोगे तो देखो कम होता रहेगा। 300 से कम हुआ, अगर मैं 300 वाला हटा दूँ तो देखिए वही अपने फ़ॉन्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, सही है, फ़ॉन्ट वेट डिफाइन कर सकते हो। लेकिन ये देख सकते हो अगर आप इसको 700, यहाँ पे देखिए 900 तक है, 900 बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसा नहीं देना चाहते तो आप बोल्ड दे दो, बोल्ड दोगे तो ये बोल्ड में हो जाएगा। अगर आप इसको दोगे बोल्डर, हाँ या मुझे थोड़ा बोल्डर चाहिए, तो आप बोल्डर दोगे तो थोड़ा डार्क हो जाएगा, बोल्डर में हो जाएगा, सही। अगर आप इसको 900 देते हो तो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा, देख सकते हो, क्योंकि उसका फ़ॉन्ट का जो वेट है वो 900 पर चला जाएगा, जो बहुत मोटा हो जाएगा और फिर आपको ये थोड़ा बोल्ड दिखेगा, सही है। तो हमारा फ़ॉन्ट्स का चैप्टर भी एंड हो चुका है सक्सेसफुली है, जिसमें हमने H1 के अंदर फ़ॉन्ट फैमिली, हमने यहाँ पे तकरीबन 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना है फ़ॉन्ट के अंदर, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट वेट। अब ये भी हमारा सक्सेसफुली एंड हो चुका है हमारा ये भी चैप्टर। अब हमने अगले चैप्टर पे चलते हैं, CSS। अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो है CSS। हमने अब बहुत से बारे में जान लिया। अब CS मार्जिन, सही है। अब मार्जिन कैसे डिफाइन करते हैं CS के अंदर, अब देखें यहाँ पे हमारा मार्जिन का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें CS मार्जिन के अंदर आपके पास एक फैमिली होती है CS मार्जिन के, जैसे मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, इस तरीके से। तो अब उसके लिए आपने बस करना क्या होता है, आपने H1 डिफाइन करना है। अब आप इसको मार्जिन डिफाइन कर सकते हो, जैसे इस मार्जिन के अंदर सारी मार्जिन आ जाती हैं, जैसे मार्जिन लेफ्ट बॉटम थर्ड, मार्जिन लेफ्ट बॉटम राइट लेफ्ट बॉटम। इस मार्जिन आप सिर्फ लिखोगे तो उसके अंदर ये सब आ जाएगा। अब अगर मैं 50 पिक्सल्स दूंगा तो देखें ये यहाँ पे इधर आ गया, ये देख सकते हो। अगर मैं इसको चाहूँ कि मैं इसको थोड़ा और आगे करना है तो मैं 150 कर दूंगा, सेव रन, तो इधर आ जाएगा। मतलब ये लेफ्ट से भी बढ़ रहा है, राइट से भी बढ़ रहा है, टॉप से भी बढ़ रहा है, सही है। अगर आप चाहते हो नहीं यार ये सिर्फ टॉप से बढ़े, तो आप मार्जिन टॉप डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से। जैसे अगर मैं मार्जिन टॉप 510 पिक्सल दे दूंगा तो देखिए यहाँ आ गया, क्योंकि हमने टॉप थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया। अगर मैं इसको चाहूँ मैं इसको बोलूँ 50 पिक्सल्स तो देखिए नीचे आ रहा है। अगर मैं इसको बोलूँ अगर 100 नहीं 90, तो ये और नीचे आ जाएगा, देख सकते हो। मार्जिन टॉप ये कहलाता है। अब मार्जिन टॉप के बारे में जान लिया। अब मार्जिन लेफ्ट, अब मार्जिन लेफ्ट क्या करता है, ये लेफ्ट से बढ़ाता है। अब देखें सेव रन, देखें लेफ्ट से ये आगे हो रहा है। अगर मैं इसको मैं बोलूँगा यार मुझे और आगे चाहिए, तो ये और आगे होगा, लेफ्ट वाली साइड से आगे होता रहेगा, सही है। तो इस तरीके से। और मार्जिन, ये सिर्फ मार्जिन के अंदर आपका सब आ जाता है, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, सही है। अब मार्जिन लेफ्ट ये कहलाता है। अब मार्जिन लेफ्ट के बारे में जान लिया, मार्जिन टॉप के बारे में जान लिया। अब मार्जिन राइट, अब देखो मार्जिन राइट क्या करता है। मार्जिन लेफ्ट जैसे कि लेफ्ट से आपको अपने आप को आगे कर रहा है, तो राइट भी बिल्कुल वैसा ही है, 100 पिक्सल। तो देखें अगर मैं इसको 2 पिक्सल
वैसे अभी राइट पे ही है तो ये और इतना तो राइट हो नहीं सकता, लेकिन अगर ये लेफ्ट पे है बाय चांस ये लेफ्ट पे, देखें अगर मैं इसको हटा देता हूँ प्लीज, सेफ रन यार, इसको मैं ऐसे करता हूँ 300 पे कर देता हूँ, सेव रन। अब देखो ये लेफ्ट पे, अगर मैं चाहूँ यार नहीं मुझे राइट पे करना है तो मैं 200 पिक्सल राइट करूँगा तो राइट में बढ़ेगा, देखो राइट के पास जाएगा ये 500, ये राइट के पास बढ़ेगा, सही है। तो इस तरीके से अभी अगर मैं चाहूँ 500 पिक्सल सेव रन देगा राइट के पास, तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को राइट पे कर सकते हो। वैसे राइट इतना इस्तेमाल नहीं होता ये, क्योंकि लेफ्ट राइट तो ये ऑलरेडी पहले से ही होता है राइट पे, और कितना होगा राइट, सही है। तो अब देखो मार्जिन बॉटम, अब मार्जिन बॉटम क्या करता है, मैं इसको 100 पिक्सल दूंगा सेव रन, तो अब मैं इसको अगर दूंगा 200 पिक्सल, अगर मैं इसको दूंगा 250 पिक्सल ये बढ़ेगा नहीं। अगर मैं इसको दे दूंगा 10 पिक्सल, अगर मैं इसको दूंगा -100 पिक्सल सेव रन, तो देखो अब ये बढ़ नहीं रहा। मार्जिन बॉटम हमने दिया हुआ है इसको। अब आपको बॉटम का मतलब पता है सबको, तो बॉटम बिल्कुल उसी तरह से काम करता है, सही है, बिल्कुल ये भी उसी तरह से काम करता है। तो ये हमारा मार्जिन का भी चैप्टर एंड हो चुका है, जिसके अंदर आपको मैंने मार्जिन के बारे में, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम के बारे में बताया है, हर चीज़ मार्जिन की पूरी फैमिली के बारे में बताया है। तो अब हमारा मार्जिन का भी चैप्टर एंड हो चुका है सक्सेसफुली यस। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, CSS पैडिंग्स। अब देखें जैसे कि आपकी मार्जिन होती हैं, एक मिनट ज़रा, जैसे कि आपकी मार्जिन होती है वैसी पैडिंग होती है, लेकिन पैडिंग की भी एक फैमिली होती है, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम। वैसे ही आप पैडिंग डिफाइन करते हो, जैसे कि आप इसके अंदर पैडिंग डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि पैडिंग 10 पिक्सल्स। देखो पैडिंग के अंदर सब आ जाते हैं, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम। तो अगर आप इसको 150 पिक्सल दोगे तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट से भी बढ़ रहा है, राइट से भी बढ़ रहा है, टॉप से भी बढ़ रहा है, बॉटम से भी बढ़ रहा है, सही है। अगर आप सिर्फ ऐसे करो, अगर आप सिर्फ पैडिंग लेफ्ट डिफाइन करोगे तो इसका जो लेफ्ट का है बस वही बढ़ेगा। अभी दिखाता हूँ 100 पिक्सल सेव रन, तो देखो 100 से ही आगे बढ़ रहा है। अगर मैं इसको 150 पिक्सल सेव रन, ये देखो और आगे बढ़ रहा है, तो ये पैडिंग लेफ्ट कहलाता है, मतलब लेफ्ट से सिर्फ बढ़ रहा है अगर आप तो गौर करोगे तो, सही है। अब पैडिंग राइट, अब देखो राइट का इतना कोई काम नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब देखो मैं 80 पिक्सल डिफाइन करूँ सेव रन, ये कुछ अप्लाई नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि पहले से ऑलरेडी राइट पर है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने पे, और सही है, देख सकते हो ऑलरेडी राइट पे, तो राइट भी इतना काम नहीं आता है। अब हम लोग जानते हैं हमने पैडिंग बॉटम के बारे में, तो पैडिंग टॉप के बारे में। तो देखो टॉप क्या करते हैं, 50 पिक्सल दूँ सेव रन, देखिए टॉप से थोड़ा नीचे आ रहा है, मैं इसको 150 पिक्सल दूँ तो ये थोड़ा और नीचे आ जाएगा, टॉप इसका काम करता है, सही है। तो आप इसको नीचे, अगर ये ऊपर है बहुत नीचे है तो आप इसको माइनस डिफाइन करके इसको ऊपर ला सकते हो, सही है, इस तरीके से। तो पैडिंग टॉप के बारे में भी जान लिया। अब पैडिंग बॉटम, अब देखो पैडिंग बॉटम क्या करता है। पैडिंग बॉटम मैंने डिफाइन की जिसमें मैंने 50 पिक्सल्स दिया, 50 पिक्सल्स सेव रन। अगर मैं इसको दे दूं 150 पिक्सल सेव रन, तो देखो बॉटम में अभी नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमने इसमें पैडिंग डिफाइन नहीं की। अभी पैडिंग करूं सेव रन, तो देखो आ रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये कहलाता है पैडिंग बॉटम, सही है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा पैडिंग के बारे में। तो हमने मार्जिन और पैडिंग के बारे में सक्सेसफुली जान लिया है। तो हमने सब जान लिया है कि फॉन्ट के हम लोग ने हर चीज़ जानी है, मार्जिन, हमने टेबल्स, बॉर्डर्स, इमेजेस, टैग्स, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर्स, रिस्पॉन्सिव कैसे करें, सेलेक्टर, सिंटैक्स, ओवरव्यू, CSS क्या है, किसने बनाया, और हमने CSS मार्जिन के CSS लिस्ट, पैडिंग्स, कर्सर, डायमेंशन, स्क्रॉल बार्स, विजिबिलिटी, लेयर्स, प्रेसिडियो क्लासेस, प्रेसिडियो एलिमेंट्स, रूल्स, मोशन ब्लर, मीडिया टाइप्स, पेज मीडिया, ओरल मीडिया और प्रिंटिंग, लेआउट, वैलिडेशन, रेफरेंस गाइड, कलर रेफरेंस, इन सब के बारे में जाना। और हालांकि ये जो मैंने चीज़ बताई है ना आपको,
एसडीओ क्लास, ये किसी ने आपको बताई नहीं होगी, मेरे हिसाब से किसी ने नहीं बताई होगी किसी अपने कोर्स में, लेकिन मैंने आपको बताया है। तो आई होप आपको ये पूरा सीएस का कोर्स पसंद आया होगा, जिसके अंदर आपको मैंने हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई है, मतलब हर चीज़ 1 बाय 1 बताई है। सीएस को बेसिक्स से एडवांस तक हमने सब जाना है, बिगनर्स टू एडवांस, सही है। जो हमने ये अलग बात है, जो हम मेन थिंग्स है वो हमने आखिर में जानी है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और डू नॉट फॉरगेट टू ऑल द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो। तो चले मिलते हैं हम अपने अगले कोर्स में, और हमारा जो अगला कोर्स है वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे किसके ऊपर आना चाहिए। यहाँ पे मैं कम्युनिटी पोस्ट भी लगा दूंगा कि कोर्स किसके ऊपर आना चाहिए आपके ख्याल से। वैसे अभी HTML हो गया, CSS हो गया, अब थोड़ी एडवांस लैंग्वेज आएंगी ना, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, C++, इसमें से ये मुझे बताओ कौन सा कोर्स अब मैं डालूँ। सही है, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, सही है। तो मेरे ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, वैसे आई एम थिंकिंग C या फिर पाइथन, तो मुझे कमेंट में बताओ। तो चलो मिलते हैं हम अपने अगले कोर्स में। अभी हमारा CS का कोर्स एंड हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।